आपको काइजू नंबर 8 का वर्ड समझा देता हूँ। काइजू एक्चुअली में डायरेक्ट वर्ड है मॉन्स्टर का जापानीज में। इसका मतलब कि काइजू नंबर 8 में हम लोग मॉन्स्टर्स के ऊपर बनी हुई एक दुनिया के बारे में देखने वाले हैं। तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी दुनिया में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो है काफका। काफका एक 32 साल का आदमी है जो कि मॉन्स्टर क्लीनिंग सर्विस में काम करता है। मॉन्स्टर क्लीनिंग सर्विस ये क्या होती है जरूर बताता हूँ। ऐसा होता है जब भी मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं किसी भी सिटी के ऊपर तो डिफेंस फोर्सेस उन मॉन्स्टर्स को किल करती है। और क्योंकि वो मॉन्स्टर्स इतने बड़े होते हैं तो उनका जो कॉर्प्स यानी उनकी जो डेड बॉडी होती है उसको क्लीन करने के लिए उनको क्लीनिंग सर्विसेज यानी कि बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। उन्हीं में से एक कंपनी में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि काफका भी काम करता है। काफका जब से छोटा था तब से वो भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता था पर वो कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है। काफका फिर भी काफी बार सोचता है कि मैं खुश तो हूँ, मुझे खाने को तो मिल रहा है, मेरे माँ बाप खुश है तो मैं खुश तो हूँ, मुझको इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। पर फिर भी उसका डिप्रेशन अब धीमे धीमे उसके चेहरे पे देख ही सकते हैं। पर ये बात अब हमको ज्यादा देर से हिट करती है जब उसी साफ सफाई की कंपनी में एक नया बंदा आता है। उस बंदे का नाम होता है रेनो। जवान सा लड़का होता है जो कि वहाँ पे इंटर्नशिप करने आया होता है ताकि वो काइजूस की डेड बॉडी से काइजूस की बायोलॉजी समझ सके। और वो ये बात सुन के बहुत ही अजीब सा फेस बना लेता है कि काफका गिव अप कैसे कर सकता है अपने ड्रीम्स के ऊपर। एपिसोड 1 में हमें ये भी बताया जाता है कि काफका की बचपन की एक दोस्त थी। उस दोस्त का नाम था मीना जो कि एक्चुअली में डिफेंस फोर्सेस की कैप्टन है और काफका भी उसी के साथ डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था पर वो ऑब्वियसली अपना प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाता है इसलिए वो इस क्लीनिंग सर्विसेज में होता है। फिर धीमे धीमे कहानी प्रोग्रेस करती है और हमको दिखाया जाता है कि काफका और रेनो एक साथ काम करते करते क्लोज आने लगते हैं। एक दिन अपना शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद काफका और रेनो आखिरी में बचे होते हैं। तभी वहाँ पे एक काइजू आ जाता है जो कि रेनो को मारने ही वाला होता है। उसी समय काफका को हिट करता है कि वो कैसा आदमी होगा अगर वो अपना जूनियर भी नहीं बचा पाया। वो ये सब बातें कंटेम्पलेट कर ही रहा होता है तब तक वो काइजू का ध्यान भटका लेता है और अपने पीछे पड़वा लेता है। वो काइजू उसको फॉलो करता है और फिर उसके बाद रेनो उसको फॉलो करता है और यही सब होता रहता है। तब तक उनको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है मीना यानी कि वो लड़की जो कि काफका की दोस्त हुआ करती थी। पर इसी इंसिडेंट में दोनों को काफी ज्यादा चोट भी लग चुकी होती है। उसी चोट से रिकवर करने के लिए दोनों योकोहामा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। योकोहामा हॉस्पिटल में ही रेनो काफका को बताता है कि अब डिफेंस फोर्सेस की एंट्री एज बढ़ा दी गई है 33 तक यानी कि तुम 32 के हो और तुम्हारे पास अभी भी एक और ट्राई है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक छोटा सा काइजू जो कि काफका की तरफ देखता है और उसको देखते ही बोलता है कि आई फाउंड यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर उसके बाद वो काफका के मुंह के अंदर घुस जाता है और इसी के बाद काफका कन्वर्ट हो जाता है एक काइजू में। जैसे वो काइजू में कन्वर्ट होता है वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आ जाता है और वो उसको देखते ही पगलाने लगता है और डिफेंस फोर्सेस को कॉल कर देता है। और यही से शुरुआत होती है एपिसोड नंबर 2 की। एपिसोड नंबर 2 में हमें सीक्वेंस दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि काफका और रेनो दोनों बगल बगल बेड पे लेटे होते हैं जिसपे रेनो बहुत थैंकफुल होता है कि तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो फिर मैं मर ही जाता। लाला लाला लोरी दूध की कटोरी, जो कि काफका को भी काफी खुश कर रहा होता है क्योंकि उसका भी जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना था वो इसी कारण दोबारा जीवित हो पा रहा था। और जैसा मैंने बताया तभी काफका के सामने एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है जो कि बोलने लगता है फाउंड यू, और ये बोलते ही वो काफका के मुंह के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है काइजू के अंदर। इसके बाद हमको काइजू नंबर 8 का एंट्री सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा कूल था। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है मीना का पर्सपेक्टिव। मीना सोच रही होती है अपने बचपन के दिनों के बारे में जहाँ पे काफका ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। और मीना सोचती थी कि जब तक वो साथ में रहेंगे तब तक उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों मिलकर सारे काइजूस को मारने वाले होते हैं। और ऑब्वियसली कट टुडे मीना अकेले होती है। खैर अकेले तो नहीं होती है पर मीना अकेले लीड कर रही होती है डिफेंस फोर्सेस को। और उन्हीं डिफेंस फोर्सेस के पास आया होता है ये नोटिफिकेशन कि योकोहामा हॉस्पिटल में एक काइजू डिटेक्ट हुआ है। इस काइजू की रिपोर्ट उसी बुढ़े आदमी ने दी होती है। पहले तो काफका कोशिश करता है कि उस बुढ़े आदमी से वो बात करने की कोशिश करे पर उस बुढ़े आदमी की वहीं पे फट जाती है। और रेनो भी काफी कंफ्यूज होता है। वो दीवार छूता है पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि दीवार ही टूट जाती है। फिर उसके बाद रेनो और काफका वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। काफका सोचता है कि वो खिड़की कूद के भागेगा और उसके छूते ही पूरी की पूरी खिड़कियां टूट जाती है। इस समय पता चलता है कि काफका एक्चुअली में अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पर वो दोनों वहाँ से बारी बारी भाग ही लेते हैं। काफका थोड़ा सा कूदने की कोशिश करता है और वो काफी दूर जाके गिरता है जिससे उसको पता चलता है कि केवल स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि उसकी स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रेनो और काफका दोनों भाग रहे होते हैं और काफका का फॉर्म कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है। उसके हाथ और पैर सब जगह से खूब सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। तभी उसके मुंह से एक टेंटिकल निकलता है और वहाँ पे खड़ी एक जिंदा चिड़िया को खा जाता है जिसको देख के काफका और रेनो दोनों को घिन आ रही होती है। दौड़ते दौड़ते काफका बोलता है कि उसको टॉयलेट करनी है जिसपे रेनो बोलता है कि भाई कंट्रोल कर ले, यहाँ पे नहीं। काफका भी सोच रहा होता है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं यहाँ पे टॉयलेट नहीं कर सकता। वो यही सब सोच रहा होता है तब तक उससे टॉयलेट हो जाती है। पर क्योंकि उसके प्राइवेट ऑर्गन्स होते नहीं है तो उसकी टॉयलेट होती है निप्पल से, जो कि देख के वो और रेनो दोनों काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। तभी उन दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट या फिर एटलीस्ट एक अबैंडन्ड साइट देखने को मिलती है। दोनों उसके अंदर जाने का सोच रहे होते हैं। तभी काफका को महसूस होता है कि कोई आ रहा है। रेनो पूछता है कि क्या ये डिफेंस फोर्सेस वाले हैं, जिसपे काफका कहता है नहीं, एक और काइजू आ रहा है। हमने जैसे देखा था कि मीना को पता चल गया था कि योकोहामा हॉस्पिटल में एक काइजू है, वो और उसकी टीम उसी की तरफ जा रही होती है 2 गाड़ियों में। पर ये सुनते ही कि एक और काइजू अपीयर हो गया है, वो दोनों गाड़ियां स्प्लिट
स्प्लिट कर जाती है। मीना अपनी गाड़ी लेकर उस नए काइजू की तरफ चली जाती है, जबकि कार नंबर 2 अभी भी काफका का पीछा कर रही होती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि काफका और रेनो दोनों उस अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक बच्ची और एक माँ कबर्ड के नीचे दबी हुई होती है और बच्चे उसको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है वो नया वाला काइजू, वो एक छेद से उस बच्ची को देख रहा होता है और उसको खाने वाला होता है। और तभी काफका की होती है क्लासिक हीरो एंट्री। काफका आते ही उस काइजू को एक मुक्का मारता है और वो काफी दूर जाके गिरता है। और ऑब्वियसली क्योंकि काफका भी काइजू ही फॉर्म में होता है तो उसको भी देख के वो बच्ची रोने ही लगती है। फिर उसके बाद वहाँ पे रेनो भी आ जाता है। काफका उस कबर्ड को हटाता है और उसकी माँ को बचाने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो रेनो से कहता है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल कर दो ताकि उसकी माँ को बच सके। फिर उसके बाद वो काइजू वापस आ जाता है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पे एक बहुत गजब की मार होने वाली है, पर हमारा काफका तो पूरा का पूरा साइतामा बन जाता है, वन पंच मैन बन जाता है। एक ही मुक्के में, इलेक्ट्रिक शॉक वाले मुक्के में उसको वहीं पे मार देता है। और इसी बात पे आप हमारी वन पंच मैन वाली सीरीज भी चेक कर सकते हैं। हमारा पूरा सीजन 1 का रिव्यू आने वाला है, तो उसको जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। या तो फिर बैक टू काइजू नंबर 8, वो एक पंच में ही उस काइजू को मार देता है जैसा मैंने की बताया। और ये देख के वो सबके सब हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो छोटी सी बच्ची उसकी तरफ देखती है और उसको बोलती है अरिगातो, यानी कि थैंक यू। ये देख के काफका का भी दिल पिघल जाता है क्योंकि उसको अपने दिन याद आने लगते हैं। वो सोचता है कि हाँ यार, शायद मैं बन सकता हूँ डिफेंस फोर्सेस का आदमी। पहले तो काफका को लग रहा था कि क्योंकि अब मैं इस फॉर्म में आ चुका हूँ तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा, पर ये सोचते कि कैसे वो लोगों को बचा सकता है मीना के बारे में सोच के, और वो अरिगातो सुनने के बाद वो वापस ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर डिफेंस फोर्सेस भी आ जाती है। मीना आती है और फिर उसके बाद वो जगह का दायरा लेने लगती है। वो सब सोच रहे होते हैं कि ये सब हुआ कैसे। फिर उसके बाद मीना उस छोटी से बच्चे से जाके पूछती है कि वहाँ पे जो काइजू था उसका क्या हुआ, जिसके बारे में सोचते ही वो छोटी सी बच्ची मुंह बना के डरने लगती है। फिर उसके बाद मीना कहती है कि चिंता मत करो, मैं सारे काइजूस को मार दूंगी। जिसपे वो छोटी सी बच्ची कहती है पर आप उन अच्छे काइजू को तो नहीं मारोगी ना। उस पे मीना सोचती है क्या अच्छे काइजू, जिसपे बच्ची बताती है कि वो अच्छे काइजू जो मेरी माँ की मदद करते हैं। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है एक 3 महीने का टाइम स्किप, और अभी तक न्यूज पे ये बात चल रही होती है ये योकोहामा हॉस्पिटल में काइजू नंबर 8 दिखने के बारे में। पर जैसा कि हमको पता था कि दोनों डिफेंस फोर्सेस के टेस्ट एग्जाम दे रहे होते हैं, तो फिर उनके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका होता है, दोनों यानी कि रेनो और काफका के। रेनो अपना रिजल्ट उठाता है और देखता है कि वो पास हो चुका होता है। काफका का रिजल्ट भी उसके हाथ में ही होता है, जो कि वो बिल्डिंग के अंदर नहीं बल्कि बिल्डिंग के बाहर जाके खोलता है और देखता है कि काफका भी पास हो चुका होता है। ये देख के वो खुशी खुशी काफका के पास दौड़ते हुए जाता है उसको रिजल्ट देने के लिए। काफका आज जल्दी बाहर आ चुका होता है और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर बैठ के खाना खा रहा होता है। रेनो उसके पास उसका रिजल्ट लेके जाता है जिसपे पास लिखा होता है, पर रेनो जब वहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है कि काफका अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका होता है, जो कि किसी तरीके से रेनो उसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नॉर्मल फॉर्म में आओ, वरना तुम्हें कैसे जॉब मिलेगी, तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी, जिसपे ऑब्वियसली काफका वापस कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रेनो सोचता है कि काफका ज्यादा खुश होगा, पर वो एक्चुअली में उतना खुश था नहीं अपने रिजल्ट देख के। जिसपे रेनो पूछता है तुम इतने खुश क्यों नहीं हो। काफका बताता है कि वो कई बार स्टेज 1 पार कर चुका था, उसको मेन दिक्कत तो हमेशा स्टेज 2 में होती थी। जिसपे रेनो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्टेज 2 पास करोगे या नहीं, हम दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो हम ये एग्जाम राइवल्स की तरह दे रहे हैं, दोस्तों की तरह नहीं। उसको ये भी चिंता होती है कि वो लोग जहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं वहाँ पे बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस के आदमी होंगे। पहला लेवल का एग्जाम तो केवल रिटन एग्जाम था, पर अगर अब काफका टर्न होता है काइजू में तो उसको वहीं के वहीं मार दिया जाएगा। एनीवेज उससे क्या ही फर्क पड़ना था। फिर से एक टाइम स्किप होता है और 10 दिन के बाद हमको दिखाया जाता है टाचीवाका सेंटर, जहाँ पे वो दोनों एग्जाम देने गए होते हैं। वो दोनों अपनी कंपनी की कार में ही वहाँ पे गए होते हैं। जो टाचीवाका सेंटर होता है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है और वो देखते ही रेनो को भा जाता है। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उनको बहुत सारे और अपने कंपटीटर्स देखने को मिलते हैं, जिनको देख के उनकी शायद थोड़ी सी तो फटी जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा कूल से लग रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर वाइब तो उनसे आ रही होती है ना कि काफका से। एनीवेज तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है कि अपनी गाड़ी वहाँ से हटाओ, मुझको अपनी गाड़ी यहाँ पे लगानी है। जिसपे काफका कहता है कि यहाँ पे इतनी सारी जगह है, तुम कहीं और पे गाड़ी लगा लो ना। वो लड़की काफका का मजा लेने लगती है, उसको ओल्ड अंकल ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी कह के। काफका इस बात पे गुस्सा ही रहा होता है, तो तक वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं हटाना तो ये गाड़ी मैं खुद ही से हटा दूंगी। जिस जगह पे तुम्हारी गाड़ी खड़ी है वो है नंबर 55 और 5 मेरा लकी नंबर है, तो मेरी गाड़ी वहीं खड़ी होगी। फिर उसके बाद वो अपना कपड़ा हटाती है, जिसको काफका को देख के लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही कर रही है, पर एक्चुअली में वो अपना सूट निकाल रही होती है। और फिर उस सूट की पावर यूज करके वो एक हाथ से गाड़ी उठा के कोने में फेंक देती है, जो कि कंपनी की होती है, और उसको डैमेज हो जाता है, जो कि देख के काफका काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, जो कि ऑब्वियस भी था। उसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है। उस लड़की का नाम होता है शिनोमिया किकरू। ये नाम रेनो को सुना सुना सा लग रहा होता है। फिर उसके बाद वो लड़की बताती है कि उसकी हॉबीज है काइजूस को मारना। फिर उसके बाद वो काफका की तरफ मुड़ के बोलती है तुम्हें पता है कि तुम काइजू जैसे स्मेल करते हो। काफका ने अपनी वैन को फिर से सीधे खड़े कर दिया जहाँ
जहाँ पे सिर्फ उसने अपने कुछ ही पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म किया काइजू में एंड देन उसकी पावर को यूज करते हुए उसने उस वैन को उठा के रख दिया, जिसको देख के शिनोमिया थोड़ी हैरान थी और रीनो थोड़ा नाराज जो कि हमें देखने को भी मिलता है। देन फाइनली ये थोड़े बहुत बातचीत करके ये लोग एंटर करते हैं डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहाँ पे सेकंड मैच के स्टेजेस को 2 पार्ट में बांटा गया था। पहला था फिटनेस टेस्ट, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे काफका थोड़ा अच्छा करता हुआ नहीं दिख रहा था। जहाँ पे काफका की एग्जाम रैंक, फिटनेस एग्जाम रैंक आती है 225 में से 219, जिसको देख के शिनोमिया हंस रही होती है। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग इधर उधर चलती है एंड फाइनली ये लोग जाते हैं अगले स्टेज की तरफ, जहाँ पे थोड़ा नए चिढ़ाया जाता है, थोड़े नए बंदों से इन्हें मिलाया जाता है, जहाँ पे नए नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी किया जाता है। जहाँ पे बताया जाता है कि लिस्ट जो है मीना के पास पहुंच चुकी है, जहाँ पे वो काफका का नाम भी देखती है। हाँ, वो ऐसे इग्नोर कर देती है जैसे मेरी एक्स ने मुझे कर दिया था। एंड इसी बीच हमें बाकी कैरेक्टर से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि हाँ काफका से काफी अच्छे होते हैं। वो उनकी रैंक भी काफका से अच्छी ही होती है। एंड इसी पे रीनो मोटिवेट करने के लिए काफका से कहता है अगला जो टेस्ट होने वाला है उसमें हमें शायद काइजू के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का ही टेस्ट होने वाला है, जहाँ पे हमने काम ही इस जगह ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे हमें काइजूस के बारे में इन सभी से ज्यादा पता होगा, जिसको लेके काफका थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और वो सोचता है कि हाँ अगला टेस्ट तो मैं फोड़ ही दूंगा। एंड वहीं पे शिनोमिया को सब लोग अपना तगड़ा कॉम्पिटिटर मान रहे होते हैं और मानना भी चाहिए यार, वो लड़की कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रही होती है, जिस चीज को हम लोग आगे देख पाते हैं। जहाँ पे एक छोटा सा फनी सीन भी होता है जहाँ पे काफका की धुलाई हो जाती है शिनोमिया के बॉडीगार्ड्स के द्वारा एंड उसकी हालत थोड़ी बुरी होती है। इस बंदी के पास बॉडीगार्ड है तो ये काइजू को क्यों मारना चाहती है यार। जहाँ पे शिनोमिया अभी भी चिढ़ा ही रही होती है काफका को, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर वो देखना चाह रही होती है कैसे उसने पार्किंग लॉट में उस वैन को उठा के रख दिया था। मतलब हाँ, क्या काफका अपनी पावर को छुपा कर रख रहा है, वो अपनी रियल पावर को क्यों नहीं शो कर रहा है। जहाँ पे मोटिवेट होके अपना काफका और रीनो दोनों तैयार होते हैं डिफेंस सेंटर की दूसरे टेस्ट के लिए, जहाँ पे 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना आता है और उन सबको बताता है अगले टेस्ट के बारे में, जहाँ पे उनको काइजूस को मारना होगा। और ये देख के सच में काफका की फट लेती है। लेकिन हाँ, बाकी सब तैयार होते हैं इस चीज को फेस करने के लिए और अपना टेस्ट पास करने के लिए। जहाँ पे काफका डांटता भी है रीनो को कि भाई तू तो कह रहा था इसमें हमें बॉडी डिस्पोजिंग के बारे में कुछ पूछा जाएगा, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे होशिना कहता है कि नहीं, आप लोग को ऐसे ही नहीं भेजा जाएगा काइजू से लड़ने के लिए, आपको सूट पहनाए जाएंगे जो कि आपको उनसे बचाने में थोड़ी मदद करेंगे। जहाँ पे ये सूट्स हाँ काफी ज्यादा मददगार होते हैं काइजू से लड़ने के लिए, क्योंकि हाँ इनमें थोड़ी एबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा एबिलिटी होती भी है। जहाँ पे सूट के नाम भी होते हैं, मतलब हाँ इससे बेहतरीन भी सूट होंगे, बट अभी के लिए हमारे पास तो यही है और अभी तक हमें यही देखने को मिला भी है। जहाँ पे सेम सूट जो है 3rd डिवीजन के पास भी होता है, जहाँ पे ये सूट जो है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग शेप साइज ले लेते हैं एंड मतलब ये आपको सूट जैसा फील भी नहीं होगा, ये लगेगा कि आपका बॉडी का ही पार्ट्स है। तो आप इसे इजीली पहन सकते हैं और इसके थ्रू इजी मूवमेंट्स कर सकते हैं, मूवमेंट्स भी आपके फास्ट हो जाएंगे। कुल मिला के ये आपकी एबिलिटी को इनहेंस करने का काम करता है। जहाँ पे इनको बनाया ही काइजूस के मटेरियल द्वारा गया है। जहाँ पे हमें एक डॉक्टर या साइंटिस्ट भी दिखाई जाती है जो कि इस सब चीज को एनालाइज कर रही होती है, जहाँ पे वो सूट के बारे में चीजें बता रही होती है और इन सबको मॉनिटर भी किया जा रहा होता है इन्हीं अथॉरिटीज के द्वारा। जहाँ पे इजुमो को 80% की सूट एबिलिटी दी जाती है, रीनो को 8% की, कोई को 15% की, फुरुशाशी को 14% की और यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं कि शिनोमिया को मिला होता है 46%, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, जिसे ये लोग कहते हैं द ग्रेटेस्ट टैलेंट इन हिस्ट्री। एंड वहीं पे सबसे बड़ी कॉमेडी की बात होती है काफका को मिलते हैं 0%, जो कि उसने भी हिस्ट्री बनाई है, आज तक किसी को 0 तो नहीं मिला है। जहाँ पे वॉइस कैप्टन इसी को लेकर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है काफका का एंड काफका भी खुद को डिमोटिवेटेड फील कर रहा होता है। जहाँ पे शिनोमिया मेंशन भी करती है कि काफका अपनी रियल पावर कब दिखाएगा, ऑलमोस्ट एग्जाम भी ओवर ही होने वाला है। देन फाइनली ये लोग सूट वूट पहन के रेडी होते हैं एंड फाइनली इन्हें एक टेस्ट लॉबी में लेके जाया जाता है, जो कि हाँ इन्हें काइजूस को मारना होगा। होंजू या योजू कहते हैं शायद ये लोग। जहाँ पे इन सभी के ऊपर एक एक स्पेशल ड्रोन होता है जो कि इनको मॉनिटर करेगा और इनके एक्शंस को ट्रैक करेगा। जहाँ पे अगर अथॉरिटी को पता चलता है कि इनकी लाइफ डेंजर में है तो इनके अराउंड एक शील्ड जनरेट की जाएगी जो कि इनको काइजू से बचाएगी। लेकिन हाँ, उसकी भी ये लोग 100% गारंटी नहीं लेते हैं। एंड फाइनली स्टार्ट होता है हमारा टेस्ट, जहाँ पे शिनोमिया कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। उसकी सूट की कैपेबिलिटी 60% की होती है, जिसके कारण वो फ्लाई तक कर पा रही होती है, जो कि सब देख के हैरान होते हैं। एंड उसके वेपन भी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं बाकियों के मुकाबले, जहाँ पे वो काइजूस को डाउन करना चालू भी कर देती है एंड बाकी भी एक एक करके काइजूस को डाउन कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं पे काफका अपनी गन ही नहीं उठा पा रहा होता है यार, और रीनो उसी के साथ होता है। जहाँ पे वॉइस कैप्टन बताता है कि आप लोग को अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, क्योंकि आप लोग को देख रही है कोई और नहीं, हमारी कैप्टन मीना। जहाँ पे मीना का नाम सुन के काफका मोटिवेटेड हो जाता है, हाँ किसी और को तो नहीं, इस लड़की को जरूर दिखाना है। जहाँ पे काफका और रीनो मेंशन करते हैं कि हमारे ऊपर ड्रोन्स किस लिए हैं, ये सिर्फ हमें बचाने के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए कि हम कौन से डिसीजन ले रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं या फिर कैसे हम लोग इस चीज को सर्वाइव कर रहे हैं। तो काफका यही सोचता है और निकल जाता है रीनो के साथ काइजूस को मारने। जहाँ पे पहला काइजू उसे दिखता है एंड वो अपनी डिस्पोजल ट्रेनिंग को याद करता है, जहाँ पे उसे याद आता है कि ये वाला काइजू एक्स्ट्रा लाइट में उतना नहीं देख पाता है। तो काफका एक ग्रेनेड निकालता है एंड उस काइजू को चौंका देता है एंड देन उसके बाद वो ग्रीन बाल वाले को कहता है कि काइजू के पेट पे हिट करे, जहाँ पे वो सबसे कमजोर है एंड वहीं पे वो हिट भी करता है एंड फाइनली वो काइजू मारा जाता है। जहाँ पे वो ग्रीन बाल वाला बंदा काफका को शिनोमिया का ग्रुप ही बताता है एंड उसे थैंक्स कहता है, जिस पे काफका कहता है कि नहीं मैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड ये सब चीजें
ये मीना देख रही होती है। एंड फाइनली यहीं पे भागते भागते एंड रीनो से बात करते करते एक काइजू काफका पे अटैक कर देता है एंड काफका को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है उस चीज से, जहाँ पे UG-23 उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है उसको मारने के लिए। एंड अथॉरिटी भी शील्ड को ऑन करने के लिए रेडी होती है, लेकिन वहीं पे आ जाती है शिनोमिया एंड वो उस काइजू को मार डालती है, जहाँ पे काफका कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। वहीं पे शिनोमिया कहती है मैं नहीं चाहती कोई यहाँ पे डैमेज हो या किसी को कुछ नुकसान पहुंचे, और वही कह के यहाँ से निकल जाती है दूसरे काइजूस को मारने या फिर सबसे बड़े वाले काइजू को मारने के लिए, जहाँ पे शिनोमिया को देख के बाकी लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग भी काइजूस को मारना चालू कर देते हैं, जहाँ पे शिनोमिया इन सब की तगड़ी कॉम्पिटिटर होती है। मतलब हाँ, शिनोमिया को हराओ और खुद जीत जाओ। जहाँ पे काफका तो उठने की कोशिश कर ही रहा होता, बट उसके पैर में चोट लग चुकी थी, मे बी उसके बोन्स भी टूट गए होंगे। एंड वहीं पे अथॉरिटीज कह रही होती हैं उससे कि भाई तुम अब निकल लो इस गेम से, पहली फुर्सत से निकलो तुम। लेकिन काफका खुद को मोटिवेट करता है और एक भाषण देता है कि कैसे वो बूढ़ा हो चुका है एंड उसके साथ लोग आगे निकल जा रहे हैं। एंड काफका कहता है कि मैं गिव अप तो नहीं कर सकता। एंड काफका अपनी हिम्मत को जोड़ता है, अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते करते वो फाइनली अपने पैरों पे खड़ा होता है एंड उसी इंस्टेंट पॉइंट पे उसका कॉम्बैट पावर 0 से 0.01 हो जाता है, जो कि फनी था मेरे लिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, भाई ने प्रोग्रेस किया है यार, ऐसे कोई हंसेगा नहीं। एंड काफका कहता है कि मैं दिखाऊंगा, मैं फाइनली उसको दिखाऊंगा मैं एक अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन सकता हूँ। हमको काफका दिखता है जो कि चिल्ला रहा होता है इस बार मैं गिव अप नहीं करूंगा, इस बार मैं लड़के रहूंगा राहुल गांधी की तरह। और सब लोग उसको देख रहे होते हैं एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर। वहीं रेनो से पूछ रहा होता है काफका सेनपाई आप ठीक तो हैं, जिसका रिप्लाई देते हुए काफका वही सब नॉर्मल बातें कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे जो मेडिक होती है वो देख के बोलती है कि ये तो शायद अपने टूटे हुए पाँव पे खड़ा हुआ है। फिर सोइशिरो कहता है हाँ, पर अगर इसका मन है तो फिर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमको इचिवाका यानी कि रेनो और काफका के बीच में बहुत प्यारा सा मूवमेंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे इचिवाका कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो फिर मैं तुम्हें बैकअप करूंगा। फिर उसके बाद काफका उसके कंधे पे चढ़ जाता है और वो दोनों कंबाइंड पावर से लड़ने की बात करने लगते हैं। और ये देख के सोशिरो कुछ ज्यादा ही हंस रहा होता है। काफका और इचिकावा दोनों जा रहे होते हैं कि कीकरू शिनोमिया की हेल्प करने के लिए, पर उसको किसी की हेल्प की जरूरत होती थोड़ी है। वो सबसे आगे बढ़ती चली जा रही थी, सारे के सारे काइजूस को लगातार मारते हुए। और फिर क्या कूल सा बैटल सीक्वेंस दिखाया जाता है। क्या ये लड़की मार करती है, एक एक करके सबको काट देती है। कई बार तो वो गन का भी नहीं यूज कर रही थी, केवल डंडों से ही मार दे रही थी। फिर उसके बाद वो हॉन्जू की तरफ बढ़ती है, हॉन्जू यानी कि जो सबसे बड़ा वाला काइजू था उनका। और फिर उसको मारने के लिए तो वो कुछ ज्यादा ही कूल हो जाती है। पहले वो करती है फुल लेग स्प्लिट और फिर उसके बाद मुंह से डाल के नीचे से निकाल देती है, I mean गोलियां। और फिर इसी के साथ साथ फाइनल स्टेज एग्जामिनेशन का खत्म हो जाता है। शिनोमिया कीकरू जैसे ही वो एग्जाम खत्म करती है, सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। जो लड़की वहाँ पे मेडिक सी होती है वो सारे ड्रोन्स को वापस बुला लेती है। और फिर उसके बाद वो वाइस कैप्टन होशिना से पूछती है कि हमको वहाँ पे और सारे मेडिक्स भेजने चाहिए या नहीं। तो वो ऑब्वियसली हाँ ही बोलता है। वो ये सोच रहा होता है कि टेक्निकली तो 30 लोगों को कम से कम ड्रॉप आउट करना ही चाहिए था, पर केवल शिनोमिया के कारण किसी ने भी ड्रॉप आउट नहीं किया है। डायरेक्टर शिनोमिया की डॉटर कुछ ज्यादा अच्छी थी। होशिना के हिसाब से वो इस पूरी कंट्री की रे ऑफ होप होने वाली थी आगे आने वाले फ्यूचर में। उसने कैप्टन की भी आंखें पा ही ली थी। फिर उसके बाद वो एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोमिया आसमान में देख रही होती है और बोलती है कि वाज़न्ट आई परफेक्ट डैडी। फिर उसके बाद तभी पीछे से एक काइजू आता है और शिनोमिया को गोली मार देता है और पूरा खून उड़ जाता है और सीन कट होता है। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है काफका और रेनो दोनों ही एक्चुअली में तारीफ कर रहे होते हैं शिनोमिया की। वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि वो उससे भी ज्यादा अच्छी थी जितना उन्होंने उम्मीद किया था। और सच में उसने वो कर दिखाया जो वो कह रही थी। पर तभी वो देखते हैं कि सारे के सारे काइजू वापस उठने लगते हैं और उसको देख के उनकी आंखें फट जाती हैं। उधर शिनोमिया खुद को बचाने में कामयाब हो गई होती है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी फोर्स फील्ड को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट कर लिया था। उसी के कारण वो खुद को बचा पाई होती है। तभी उस काइजू की तरफ वो मुड़ के देखती है और बोलती है कि आखिर तुम हो कौन। और वो काइजू रिप्लाई देता है तुम अभी भी हिल सकती हो। जिस पे शिनोमिया कहती है कि तुम बात कर सकते हो। वो खुद को हील तो कर लेती है, पर वो समझ जाती है कि इसके सामने जो इस बार काइजू है वो जिंदा है। वहीं पे हेड ऑफिस में वो लोग देखते हैं कि बाकी सारे काइजू जो कि मर चुके थे वो मूव कर रहे हैं और उनको ऐसे सिग्नल नहीं मिलने चाहिए थे। ये बात सुनने के बाद रेनो और कैप्टन दोनों वहां से निकल लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब बच्चों को बचाना यानी कि एग्जामिनीज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो रिमोटली सबके ऊपर शील्ड्स भी ऑन कर देते हैं और फिलहाल इसका 42 लेवल 6.4 बताया जा रहा था। इसका मतलब ये था कि पूरी की पूरी कंपनी की जरूरत थी इस काइजू से लड़ने के लिए। उधर सारे एग्जामिनीज के पास नोटिफिकेशन कर दी जाती है कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर लो नियरेस्ट शेल्टर में, ताकि तुम छुप सको और बच सको। नाउ बैक टू शिनोमिया। शिनोमिया को हील होता देखते हुए वो काइजू खूब सारी गोलियां बरसा देता है उस शिनोमिया के ऊपर और फिर उसके पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है। पर वो फिर भी सोचती है कि मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं बैटलफील्ड पे हूँ कोई नहीं मरेगा। आई नीड टू बी परफेक्ट, मुझे ये करना ही होगा। पर इससे पहले कि वो कोई ज्ञान दे पाए
वो बड़ा वाला काइजू एक पट्टे से हाथ मारता है और दूर जाके गिरती है। तब हमको एक फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोमिया की क्लास में फर्स्ट रैंक आई होती है और उसके बाप को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, या फर्क पड़ भी रहा होता है तो वो ऐसे कह रहा होता है कि क्या होता है, तुम्हें तो फर्स्ट आना ही था, हु केयर्स, अगर तुम नहीं फर्स्ट आओगी तो कौन आएगा, तुम्हें तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपने देश के लिए। और इसी आइडल को फॉलो करते हुए शिनोमिया आज तक हमेशा परफेक्ट होती हुई आई थी। उसको लगता था कि वो जीत जाएगी, पर उसके सामने अब एक ऐसा काइजू था जो उससे बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल था। उधर कैप्टन और वाइस कैप्टन को पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। काइजू एक एनर्जी अटैक करने वाला था और शिनोमिया को एक मोमेंट के लिए लगता है कि अब वो मर ही जाएगी। शिनोमिया ने अपनी डेथ ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर ही ली थी, पर उसी मोमेंट पे वहाँ पे कौन आ जाता है अपनी स्टोरी का हीरो यानी कि काफका। काफका आते ही उस एनर्जी ब्लास्ट को एक सिंगल स्लैब से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सबसे पहले तो वो शिनोमिया से कहता है कि प्लीज प्लीज किसी को बताना मत। फिर उसके बाद वो तो पूरा साइतामा बन जाता है, पर इससे पहले कि वो पूरा साइतामा बने सीन चेंज होता है और हमको दिखाए जाते हैं बाकी सारे मेंबर्स। वो पूरे एरिया को इवैक्यूएट कर रहे होते हैं बाकी सारे काइजूस से लड़ते हुए। वहीं दूसरी तरफ हेडक्वार्टर में उसकी रेटिंग 9.8 फॉर्टिट्यूड की बताई जा रही थी, जो कि कोई विश्वास नहीं कर रहा होता है, क्योंकि अगर 9.8 फॉर्टिट्यूड का कोई काइजू आ जाए तो वो ऑलमोस्ट हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट काइजू होगा। फिर उसके बाद हमको वो सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा काफका बन जाता है वन पंच मैन। पूरा का पूरा साइतामा सी करते हुए एक मुक्के में उसको उड़ा देता है। भाई क्या एनिमेशन था उस सीन का। एक मुक्के में उड़ाने के बाद वो कहता है कि अब इससे वापस जिंदा होकर दिखाओ, पर अचानक से वो काइजू वापस हिलने लगता है, जिसपे वो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, दोबारा क्यों जिंदा हो रहा है, प्लीज प्लीज जिंदा मत हो। तो हाँ, वो वापस गिर जाता है। फिर उसके बाद वो शिनोमिया की तरफ दौड़ के बढ़ता है, जिसमें लगता है कि क्या ये शिनोमिया को हिट करने वाला है, पर नहीं, उसके पीछे भी एक काइजू होता है जिसको एक और पट्टे से तमाचा मार के वहीं पे मार देता है। फिर उसके बाद वो शिनोमिया से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, पर तुम्हें अपने आप को ऐसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए, और इसी के साथ साथ वो अपना मास्क हटा देता है। दूसरी तरफ मीना और होशिना अभी तक वहाँ के लिए बढ़ ही रहे होते हैं। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि जब तक वहाँ पे रेनो आ जाता है और उसके सर पे एक टपली मार के बोलता है तुम्हें भी अपने आप को इस इतनी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए। फिर उसके बाद किकरू वहीं पे बेहोश हो जाती है और रेनो उसको कैरी करके लेके जाता है। काफका और शिनोमिया दोनों हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जहाँ पे काफका के केवल बेसिक फ्रैक्चर्स हुए होते हैं तो वो नॉर्मल से हॉस्पिटल में होता है। शिनोमिया की चोटें थोड़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, तो फिर वो एडमिट होती है एक अच्छे खासे हॉस्पिटल में, जहाँ की टेक्नोलॉजी कमाल की होती है। रेनो और काफका बात करते रहते हैं और तभी वहाँ पे कैप्टन आशु आ जाती है। वो थैंक करने आई होती है रेनो को, क्योंकि वो उठा के लेके आया था शिनोमिया को उस बैटल ग्राउंड से उनकी फैसिलिटी तक। फिर उसको देखते ही काफका उसको बुलाने वाला था उसकी फर्स्ट नेम यानी कि मीना से, पर वो रुक जाता है। वो कहता है कि मैं उसको तब बुलाऊंगा जब मैं खुद एक ऑफिसर बन जाऊंगा। फिर उसके बाद हमको वापस दिखाया जाता है शिनोमिया का सीन। शिनोमिया से बात करने होशिना आया होता है। वो उससे बोलता है तुमने योजो को मार दिया, उसके लिए थैंक यू, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वो ये सब बातें कर रहा होता है, पर वो ऑब्वियसली एक टेस्ट होता है जहाँ पे वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि नहीं किसी और ने मारा, ताकि वो पता लगा सके कि क्या था। क्योंकि इससे भी पहले जब वापस सीन पे पहुंचा था तो वो सीन को देखते ही उसको लग गया था कि यहाँ पे कुछ बात तो और है, क्योंकि 3 महीने पहले जो सीन था वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एक और बार हमारे काफका ने पूरा का पूरा वन पंच मैन लाके खड़ा कर दिया था। एनीवेज, तो उस मोमेंट में शिनोमिया के पास 2 ऑप्शन थे, क्या वो बता दे कि काफका ने क्या किया है या फिर वो खुद एडमिट कर ले। तो वो खुद एडमिट कर लेती है कि हाँ मैंने ही योजो को मारा है, और वो काफका को बचा लेती है। फिर उसके बाद सीन कट होता है। वो वाला काइजू दिखाया जाता है जो मुर्दा काइजूस को वापस जिंदा किया होता है। वो एक फोन पे न्यूज देख रहा होता है या फिर रेडियो सुन रहा होता है। उस न्यूज में वो सुनता है कि कैजुअलिटी 0 थी, और वो ये सुन के सदमे में चला जाता है कि ऐसा हो कैसे सकता है। तब तक बाहर से लोग आवाज कर रहे होते हैं कि भाई तेरा ब्रेक हो गया, बाहर आ जा, जल्दी आ जा, क्या कर रहा है। तो फिर उसको रियलाइज होता है टाइम ज्यादा हो चुका है, और इंसान तो टाइम के पक्के होते हैं। तो वो काइजू एक इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और वो कुछ लोगों से मिलता है, और कोई नहीं बल्कि काफका और रेनो के पुराने क्लीनिंग सर्विस वाले दोस्त होते हैं। और फिर उसके बाद वो चला जाता है। वो जाते जाते सोच रहा होता है कि आखिर इतना स्ट्रांग था कौन, कोई कैप्टन या फिर कोई और जिसने ये किया था। और न्यूज में एक बार काइजू नंबर 8 यानी कि काफका वाले काइजू का भी मेंशन होता है। बाद हमको दिखाया जाता है काफका और रेनो के बीच में बहुत प्यारा सा मोमेंट, जहाँ पे रेनो कह रहा होता है कि उस इंसिडेंट के बाद काफका अब उसको बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लगने लगा होता है। फिर उसके बाद उन दोनों का रिजल्ट आ जाता है उनके ऑफिस में, और वो देखते ही काफका सदमे में चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने पेपर दे दिया, कि मेरा पेपर नहीं निकला, तो ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे मोटिवेट क्यों कर दिया। जिस पे रेनो कहता है कि ओ मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ये बिल्कुल भी डिपेंडेबल नहीं है। फिर उसके बाद इंट्रो आता है, जो कि मैंने पिछले एपिसोड की रिव्यू में भी बोला था और फिर से बोलूंगा, बहुत कमाल का है। नहीं सुना है तो सुन लो, इसका नाम है अबिस। इंट्रो खत्म होने के बाद हमको दिखाया जाता है काफका और रेनो, जो कि अपनी अपनी टेबल और चेयर पे बैठे होते हैं, और उसके बाद वो अपना रिजल्ट खोलने वाले होते हैं। वो रिजल्ट खोलते हैं और काफका का मुंह बन जाता है।
फिर उसके बाद सीन कट होता है। सीन कट होने के बाद हमको 2 बंदे दिखाए जाते हैं, एक येलो बाल वाला, एक हरे बाल वाला। उन दोनों ने ही एग्जाम पास कर लिया। और फिर उसके बाद हमको दिखाई जाती है शिनोमिया, जिसका टॉप स्कोर आया और उसको ओज देने के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद हमको वहाँ पे एक बंदा दिखता है जिसका नाम होता है फुरुहाशी, जो कि मिलता है रेनो से, और रेनो से वो भी बात कर रहा होता है। कुल मिला के हमको सारे कैडेट्स यानी कि सारे ऑफिसर्स के बीच की बॉन्डिंग दिखाई जा रही होती है। उसके बाद सारे ऑफिसर्स लाइन में खड़े होते हैं और वहाँ पे आती है कोई और नहीं बल्कि मीना, अपनी कैप्टन। मीना आती है, बुलाती है शिनोमिया को ताकि वो ओथ ले सके। फिर उसके बाद वो सारे 27 यानी 27 लोगों को वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट दे, मतलब शिनोमिया को एज अ रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट देती है। और उसके बाद कहती है कि आई हैव ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू फलाना ढिमक। और उसके बाद वो कहती है शिनोमिया, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को बचा लिया और तुम्हारे कारण कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई और तुमने उतना बड़ा काइजू भी हरा दिया, जो कि केवल शिनोमिया को ही पता होता है कि एक्चुअली उसने नहीं हराया, पर फिर भी वो मुंह बना के बैठ जाती है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि काफका तुम ऐसे जान नहीं सकते यार, तुमने मुझे बचाया, तुमने मेरे मन में इतने सारे प्रश्न डाल दिए, अब तुम ऐसे चले जाओगे तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा ना। और जब तक वो ये सोच ही रही होती है तब तक वहाँ पे काफका आ जाता है। फिर उसके बाद हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है रिजल्ट के टाइम का, एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे। तो एक्चुअली में जब काफका का नंबर आता है तो फिर उसको सब लोग फेल ही घोषित कर देते हैं, क्योंकि उसका फिजिकल टेस्ट में लोएस्ट मार्क्स होते हैं और एप्टीट्यूड टेस्ट में तो 0 ही मार्क्स होते हैं। पर जो वाइस कैप्टन होता है यानी कि शोशिरो होशिना, वो एक्चुअली में कहता है कि काफका ही वो था जिसने सारे काइजूस का वाइटल पॉइंट खोज के निकाला था और उसी के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी बच गई थी। तो फिर वो चाहता था कि काफका को रैंक्स मिले और इसके अलावा बहुत फनी भी था, पर फिर भी वो उसको एक फुल फ्लेज ऑफिसर नहीं बनाने वाला था बल्कि कैडेट की तरह रखने वाला था। और हाँ, इसी तरह हमारे काफका की एंट्री हो जाती है फोर्सेस में एक कैडेट की तरह। फिर उसके बाद हमको कैप्टन मीना की स्पीच सुनाई दी जाती है, जो कि बहुत ही बेसिक सी स्पीच होती है कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ और आप लोग बहुत खतरनाक मिशन पे जाएंगे और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका पहला ही मिशन आपका आखिरी मिशन हो, सब लोग मिलकर काम करिएगा, ला 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 लोरी, और मैं चाहती हूँ कि आप हम लोग के साथ आगे बढ़े। इस पे काफका चिल्ला के कहता है, हाँ मीना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा रहूंगा। और वो फंस जाता है क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते, यू कैन नॉट एड्रेस द कैप्टन लाइक दैट। फिर उसके बाद मीना कहती है कि 100 पुशअप मारो, और ये सुन के एक वाइस कैप्टन को बसने लगता है और वो मजा लेने लगता है काफका का। वो इससे पहले कुछ मीना को बोलता, वो देखता है कि मीना मुड़ के हंस रही है और उसको रियलाइज होता है कि मीना तो इसके ऊपर बहुत लाइट हो गई। फिर उसके बाद क्या, काफका अपना पुशअप करता है और बाकी सारे लोग उसको देखते हैं और उसको कहते हैं कि भाई कर ले ये कम ऑन कम ऑन। फिर उसके बाद शिनोमिया आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसपे सब कहते हैं ओह लव प्रपोजल, जिसपे वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग एक कैफे में जाते हैं, वो लोग मतलब काफका, रेनो और शिनोमिया। वहाँ पे काफका सब कुछ बताता है कि उसके साथ कैसे हुआ और क्या हुआ, कैसे उसने एक काइजू खा लिया और इसके कारण उसके पास अब काइजू पावर्स है। जिसपे शिनोमिया कहती है कि मुझे तुम्हारी बात समझ तो नहीं आ रही है, पर मैं फिलहाल के लिए तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, पर अगर तुम कभी भी इंसानों के लिए खतरा बने तो फिर जाने रहना, मैं ही तुम्हें मारूंगी। जिसपे काफका कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर वो कहता है कि इससे पहले तुम कुछ करो, किसी को ये बात बताना मत और इस बुढ़े आदमी की जान बचा लो, जो कि मुझे बहुत फनी लगता है। फिर उसके बाद हमको सबकी ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं बेटर बनने के लिए। सबसे पहले हमको दिखाया जाता है रेनो जो कि कंप्लीट करता है अपनी ट्रेनिंग 2 मिनट 38 सेकंड्स में और वो 18% पावर रिलीज कर अपने सूट। फिर उसके बाद हमको भाई पिंक हेयर वाला बंदा दिखाया जाता है इहारू, जो कि सोच रहा होता है कि मुझे रेनो को बीट करना है और वो कर भी लेता है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करता है 2 मिनट 15 सेकंड में 20% पावर रिलीज करने के बाद। उसके बाद हमको शिनोमिया दिखाई जाती है, जो कि अपनी ट्रेनिंग सबकी फाड़ते हुए 1 मिनट 16 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है 55% पावर रिलीज के साथ। और फिर वो 2 बंदे जो फर्स्ट और सेकंड रैंक की बात कर रहे होते हैं, उन दोनों का इक्वल हो जाता है विद 25%। और फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफका, वो कंप्लीट करता है ट्रेनिंग 6 मिनट एंड 39 सेकंड में 1% पावर रिलीज करने के बाद। पर फिर भी वो बहुत खुश होता है और ये बोल के शिनोमिया के ऊपर चढ़ने लगता है कि ये देखो 0 से 1%, जिसपे शिनोमिया उसको लतिया के दूर भगाने लगती है कि दूर हट जाओ मुझसे। फिर उसके बाद वाइस कैप्टन वहाँ पे आता है और वो कहता है कि तुम लोग अब इस बैटल ग्राउंड के 10 चक्कर मारोगे, उसके बाद वापस जा सकते हो, जिसपे सब मुंह बना देते हैं। तो कहता है कि आप 15 मारो। तो फिर उसके बाद वो लोग 15 मारते हैं और 15 राउंड मारने के बाद वो लोग चले जाते हैं शावर में। शावर के अंदर सब लोग मसल्स का कंपटीशन कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो पिंक हेयर वाला बंदा और रेनो सबसे पहले कंपटीशन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो हरे बाल वाला बंदा भी उसमें शामिल हो जाता है। फिर उसके बाद काफका कहने लगता है कि ये देखो मेरी मसल्स, ये एक हार्ड वर्किंग बुढ़े आदमी की मसल्स हैं। तब तक उसका पेट बाहर निकल आता है और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। वो ये सब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे वो बंदा आ जाता है, इसकी मिलिट्री हेयर कट होता है। हमको बताया जाता है कि वो एक्चुअली में एक्स मिलिट्री है और इसी कारण उसकी खूब सारी मसल्स हैं। फिर उसके बाद सीन कट होता है और हमको फीमेल वॉशरूम दिखाया जाता है, जहाँ पे शिनोमिया और बाकी सारे रिक्रूट्स जा रहे होते हैं अंदर। पर वहाँ पे बैठी होती है मिस मीना। मीना को देख के शिनोमिया पूछती है कि आप कैसे वर्कआउट करती हैं, आपके पास इतनी सारी मसल्स कैसी हैं। इस पे मीना कहती है तुम्हें जानना है, अभी बताती हूँ। इससे वो थोड़ा सा शर्मा जाती है, मुझे नहीं समझ में आता है कैसे, मूवी कौन है। वापस सीन कट होता है और हमको एक बंदे वापस दिखाए जाते हैं। वो सब बंदे बात कर रहे होते हैं
कि उनका रीजन क्या होता है ज्वाइन करने का डिफेंस फोर्सेस। सब लोग अपना रीजन बताना शुरू करते हैं, पर सबके रीजन में कॉमन फैक्टर होती है मिस मीना। मीना आशिरो ने सबको कभी ना कभी कहीं न कहीं बचाया होता है। फिर उसके बाद सब काफका से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रीजन है। फिर वो मुंह बनाने लगता है, पर वो फिर अंत में बता ही देता है कि उसका रीजन क्या है। एक्चुअली में वो और मीना बचपन के दोस्त थे और यही कारण था कि वो वापस ज्वाइन करता है डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि वो अपनी बचपन के दोस्त के साथ हमेशा खड़े रहना चाहता था। और ये बात सुनने के बाद सब लोग जाने लगते हैं मिस मीना के बारे में और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा समय बिता देते हैं, जिसके कारण सब लोग ओवर ईट हो जाते हैं और सब नीचे लेटे होते हैं और रेनो उनको पंखा कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमको एक बहुत प्यारा सा ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है, जो कि एक्चुअली में मुझको देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे रियल लाइफ रिलेटेड सिनेरियोस बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे आप सच में लोगों को काम करते हुए दिखाते हैं, ऐसे सडन पावर अप नहीं दिखा देते। और उसी में बहुत प्यारी और बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी दिखाई जाती है, जहाँ पे प्लानिंग होती है, रनिंग होती है, फिजिकल वर्कआउट होता है। फिर उसके बाद इस मोन्टाज के बाद हमको दिखाया जाता है कि बाकी सारे कैडेट्स, बाकी सारे रिक्रूट्स सो रहे होते हैं, जबकि हमारा मेन कैरेक्टर काफका पढ़ाई कर रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसको निकाल दिया जाए। जैसे मैंने बताया, क्योंकि उसका सिलेक्शन एज अ कैडेट हुआ था तो उसको 3 महीने के बाद निकाला भी जा सकता था। इसीलिए काफका दिन रात मेहनत कर रहा होता है, क्योंकि वो खुद को फायर नहीं होने दे सकता। फिर उसके बाद वहाँ पे वाइस कैप्टन आ जाता है। वो भी ये बात सुना होता है कि एक्चुअली में काफका और मीना बचपन के दोस्त होते हैं। फिर उसके बाद वो पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि तुम मीना के साथ खड़े रहना चाहते हो, इसका मतलब क्या ये है कि तुम वाइस कैप्टन बनना चाहते हो? जिसको पहले तो काफका डिनाई करता है, पर कहता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। इस पे उन दोनों के बीच में थोड़ी सी राइवलरी तो हो ही जाती है, आंख मटक्का नैन मटक्का तो हो ही जाता है, पर ऑब्वियसली वाइस कैप्टन फिलहाल तो काफका से कुछ ज़्यादा ही बेटर है। एनीवेज, जाते जाते वो कहता है कि पर तुम्हें किसी से भी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, आई मीन किसी के ऊपर भी फिक्सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस लाइन ऑफ वर्क में, इस काम में किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद एक अलार्म बजने लगता है, ये सिग्निफाई करते हुए कि एक्चुअली में एक और काइजू आ चुका है। और वो अलार्म सुन के बाकी सारे लोग उठ भी जाते हैं और ये ट्रेनिंग नहीं होती, एक असली काइजू आ चुका होता है। हमको काफी सारी चीजें बताई जाती है। सबसे पहले तो मीना पहुंचती है उस जगह पे जहाँ पे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ऑपरेशन रूम में आने के बाद वो ओकोनोगी से स्टेटस की रिपोर्ट मांगती है। इस समय सुबह के 3 बज रहे होते हैं और काइजू का अटैक, यानी कि काइजू पहली बार 245 पे देखा गया था और उसी टाइम से इवैक्यूएशन शुरू हो गया था। तो यानी कि एक तरफ इवैक्यूएशन चल रहा होता है और दूसरी तरफ ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये लोग काफी शानदार प्लानिंग करते हैं, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बोल के कैसे समझाऊं। बट मेनली प्लान ये होता है कि जो हॉन्जू होता है, यानी कि जो बड़ा वाला काइजू होता है, इसको ये लोग सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में मारेंगे और उसके पहले ही छोटे वाले काइजूस यानी योजूस को मार देंगे। जो डिफेंस फोर्सेस होती है वो जेपीडी के साथ भी काम कर रही होती है, यानी कि जापानीज पुलिस के साथ, जो कि उनको इवैक्यूएट करा रहे होते हैं लोगों को और लेके जा रहे होते हैं बाकी सब जगहों पे। हमको काफी अच्छे छोटे छोटे सीन भी दिखाए जाते हैं जहाँ पे बच्चे बोल रहे थे मम्मी मुझे टॉयलेट जाना है, रियलिस्टिक बनाने के लिए। इसके बाद मीना कहती है कि हॉन्जू को मैं संभाल लूंगी, बाकी सबको तुम लोग संभाल देना। ये सब बोलने के बाद वो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बढ़ने लगते हैं काइजू की तरफ। हमको दिखाई जाती है काफका और उसकी पूरी टीम, और उनके साथ वाइस कैप्टन भी होता है। वो बोल रहा होता है कि ये तुम लोग का पहला मिशन है। और शिनोमिया काफका की तरफ देख के बोलती है कि काइजू नंबर 8, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है काफका, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तभी काफका का मुंह बनने लगता है और हमको पता चलता है कि काफका को उल्टी आ रही है। एक्चुअली में उस बंदे ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था नर्वसनेस में, इस कारण उसको अब उल्टी आ रही थी। फिर इसका शानदार वाला इंट्रो आता है, जो कि मैं 3 बार बोल चुका हूँ कि कमाल का है। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो उसको जरूर जाके सुन लीजिएगा। लेकिन नाम है अबिस। और फिर उसके बाद हमको न्यूट्रलाइजेशन एरिया, यानी कि वो सेंट्रल ग्राउंड दिखाया जाता है। उसको जापान की पुलिस फोर्स, डिफेंस फोर्स से चारों तरफ से कवर कर लिया था और मिसाइल्स को हॉन्जू की तरफ डायरेक्ट किया हुआ था। एक्चुअली में ब्रीडिंग सीजन चल रहा होता है, इसीलिए हॉन्जू अंडरग्राउंड से ऊपर आ गया होता है ग्राउंड के सरफेस के, और उनके सामने ओशिना की भी टीम खड़ी होती है, यानी कि वाइस कैप्टन की भी टीम। जैसा मैंने बताया कि वो हॉन्जू ग्राउंड पे इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रीडिंग कर रहा होता है या फिर उसके अंडे देने का समय होता है। इसी कारण वो बहुत सारे योजूस को भी बाहर निकाल रहा होता है। तो ओशिना का प्लान यही होता है, जहाँ पे मीना टारगेट करेगी हॉन्जू को, वहीं पे बाकी सारे जो लोग हैं वो सारे छोटे छोटे योजूस को मारेंगे। इसीलिए वो लोग छत पे खड़े होते हैं और वो लास्ट लाइन डिफेंस की तरह होते हैं कि वो किसी भी योजो को उस पैरामीटर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उसके बाद ओशिना कहता है कि ट्रेनिंग में तुम कितने भी खास तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब फर्क पड़ता है इससे कि तुम रियल लाइफ में, रियल फाइट में क्या करके दिखाओगे। और उसके बाद वो सबको बहुत एक्साइटेड कर देता है। फिर उसके बाद रेनो और काफका के बीच में बात होती है, जो कि बहुत प्यारा सा मूवमेंट होता है। काफका कहता है कि मैं बहुत नर्वस हूँ, पर फिर भी मुझे कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। जिस पे रेनो कहता है ऑब्वियसली ये आपकी ड्रीम जॉब तो थी ही ना। मीना पहुंच चुकी होती है अपने स्नैपिंग स्पॉट पे। तो एक्चुअली मुन्ना का प्लान ये होता है कि वो जो बड़ा वाला हॉन्जू है वो लोग उसको डायरेक्ट करेंगे ब्रावो एरिया में, जो कि मीना के रेंज के अंदर होता है। रेंज के अंदर आते ही मीना उसको 1 शॉट में उड़ा देने वाली होती है, और इसी कारण बाकी सारी जो डिफेंस फोर्सेस होती है वो उस हॉन्जू के ऊपर मिसाइल बरसा रही होती है ताकि वो एक सर्टेन डायरेक्शन में बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ओशिना कहता है कि तुम रुकीज के पास टाइम आ गया है अपने सीनियर्स को इंप्रेस करने का, तो जाओ कमाल मचा दो। फिर उसके बाद काफका और बाकी सारे लोग चिल्ला के बिल्डिंग से नीचे उतरने लगते हैं। जहाँ सब लोग बिल्डिंग से एक बारी में कूद जाते हैं, वहाँ काफका धीमे धीमे करके उतरता है। फिर नीचे आने के बाद वो कहता है कि मुझे स्ट्रेंजली काम लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ये सूट मेरी हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो अपनी सूट की बैटल पावर रिलीज करता है और कूल सा सीन आता है। फिर उसको एक छोटा सा योजू धक्का दे देता है और वो कचड़े में गिर जाता है। उसके बाद हम
को पता चलता है कि अभी भी काफका 1% पे स्टक है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। डिफेंस फोर्सेस के जो बाकी मेंबर होते हैं वो ये देखने के बाद कहने लगते हैं कि हमें क्यों बच्चों के साथ फंसा दिया जाता है, पर क्योंकि उसके साथ की क्रू भी होती है तो फिर वो उनको उनकी औकात दिखाते हुए सबको एक बार में मार देती है। और वो कहती है कि तुम लोग वाइटल पॉइंट ढूंढो, मैं हर एक पॉइंट को ही वाइटल पॉइंट बना दूंगी। और जो बंदा कभी काफका को बोल रहा होता है कि हमको रुकीज को बेबीसिट क्यों करना पड़ता है, वो शिनोमिया की पावर देख के हक्का बक्का रह जाता है। फिर उसके बाद हम लोग को बहुत सारे लोगों के बीच में हेल्दी कंपटीशन दिखाया जाता है, जहाँ फुरुहाशी और इशिकावा दोनों अच्छे से लड़ाई कर रहे होते हैं। लड़ाई खुद से नहीं बल्कि योजो से। और इशिकावा यानी कि रेनो ने अपनी बुलेट्स चेंज कर दी थी। ये अंतर आप समझ लीजिए एक AK-47 और एक शॉटगन में, जहाँ पे बाकी सारे लोग फास्ट बुलेट्स यानी कि कम डैमेज पे यूज कर रहे थे, वहीं पर रेनो ने अपनी बुलेट स्टाइल चेंज कर दी है, स्लो बुलेट्स बट ज्यादा डैमेज। और इसी फाइटिंग स्टाइल को ज्यादा प्रेफर कर रहा था और इसके कारण फुरुहाशी बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो गया होता है। दूसरी तरफ वो मिलिट्री कट वाला बंदा और ग्रीन बाल वाला बंदा दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे होते हैं कि किसने ज्यादा को मार दिया है। मिलिट्री कट वाला बंदा बोलता है कि मैंने 6 को मार दिया है, उसमें ग्रीन बाल वाला बंदा बोलता है कि उसमें से 4 तो तुमने मेरी मदद से मारे हैं। वहाँ पे एक दूसरे डिवीजन की कैप्टन भी मौजूद होती है और वो दोनों बंदों को चेकआउट कर रही होती है, यानी कि बोल रही होती है उफ क्या हॉट बंदे हैं, ला ला। और उसके साथ जो खड़े बंदे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसको ये सब की पड़ी है, जबकि देखने वाली बात ये है कि इस साल के रिक्रूट कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सब के सब ये बात एडमिट कर रहे होते हैं कि टॉप ने यानी कि शिनोमिया किकुरे ने इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, इसी कारण इस ईयर के रिक्रूट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद हमको बताया जाता है कि एक एरिया यानी कि जिसमें वो येलो बाल वाला लड़का था, वो एरिया अब पूरा योंजू से फ्री हो चुका है, इसलिए उनको दूसरे एरिया में मूव किया जा रहा है। इसके अलावा रेनो को भी दूसरे एरिया में मूव किया जा रहा था। ये चीज काफका भी सुन रहा होता है। ये सुनने के बाद काफका सोचने लगता है सब लोग इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर से लड़ूंगा। उसको याद आता है कि अभी तक इसके कोर नहीं खोजे गए हैं, तो एक मरे हुए योजो के पास जल्दी से काफका भागता है और उसकी बॉडी को फाड़ने लगता है। वो रियलाइज करता है कि केवल 1% पावर होने के बाद भी कितना आसान होता है उस योजो की बॉडी को फाड़ना सूट की हेल्प से। उसके बाद वो उसकी कोर को खोजने लगता है। पहले तो वो यूजुअल जगह को चेक करता है जो कि फंगल टाइप काइजूस की कोर के लिए माने जाते हैं, पर वहाँ पर उसको कोर मिलता नहीं है। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो जो कोर है वो एक्चुअली में गले के नीचे बैकबोन के बगल है। इसका मतलब कि ऐसे ऑफिसर्स जिनके पास कम पावर है उनको साइड से गोलियां मारनी पड़ेगी। और उसके बाद ये बात वो वाइस कैप्टन होशिना तक भी पहुंचा देता है। इसके अलावा वो बताता है कि उनके बैक पे जो व्हाइट स्पॉट है वो उनके रिप्रोडक्शन के ऑर्गन्स है। इसका मतलब कि उनको मारने के बाद वो व्हाइट ऑर्गन भी उनको डिस्ट्रॉय करने पड़ेगी, नहीं तो फिर वो और ज्यादा योजू क्रिएट कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद होशिना बहुत खुश हो जाता है और उसकी तारीफ करता है और उसके बाद वो ये बात को सबके पास फैला देता है कि उनको क्या क्या करना है। काफका सोचता है क्योंकि वो सबको मार तो सकता नहीं है, इसलिए वो मरे हुए योजूस के व्हाइट सरफेस को क्लीन कर देगा ताकि वो और रिप्रोड्यूस ना कर पाए। वो कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा जब तक मैं मीना के बगल खड़े होने लायक नहीं बन जाता हूँ। फिर उसके बाद असली चीज शुरू होती है, यानी कि वहाँ पे आ जाती है मीना। और भाई मीना क्या बवाल मचाती है। मीना पहले कहती क्या एक बार उसकी तरफ नीचे मुड़ के देखती है और उसके बाद कहती है कि मैं अब यहाँ पहुंच चुकी हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? और उसके बाद वो कहती है कि मैं रेडी हूँ फायर के लिए, सब कुछ क्लियर है तो फिर फायर का ऑर्डर दो। और उसके बाद उसको फायर का ऑर्डर मिलता है और वो एक शॉट में पूरे हॉन्जो के बीच में छेद कर देती है। फिर वो सेकंड शॉट में उसका वाइटल ऑर्गन उड़ा देती है। फिर थर्ड शॉट में उसको हाफ से भी हाफ कर देती है और इतना होने के बाद भी वो 4 शॉट करती है, जिसको देख के सब लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। उसके बाद होशिना आता है काफका के पास। वो कहता है कि इतना देखने के बाद तुम्हारी फट गई, अगर तुम्हें उसके बगल खड़ा होना है तो इसका मतलब तुम्हें ऐसी स्ट्रेंथ को इक्वलाइज करना पड़ेगा। जिसपे काफका कहता है कि ये तो तुम भी नहीं कर सकते हो, जिसपे होशिना कहता है ऑब्वियसली नहीं, मेरा टोटल परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है तो फिर मैं बड़े काइजूस को एक बार में नहीं मार सकता, पर जब छोटे काइजूस को मारने की बात होती है तो मैं शायद बेटर हूँ। तभी पीछे काइजू आता है और हमको होशिना की रियल स्ट्रेंथ दिखती है। इससे पहले कि काफका रियलाइज भी कर सके वो उसको काट देता है। फिर आपको पता चलता है कि होशिना एक एक्चुअली में काइजू हंटर की फैमिलीज में आता है जो कि मोरोमाची पीरियड से ही काइजूस को मार रही है। ये सब बोलते बोलते मीना 5 शॉट भी मार देती है और उसके बाद जो काइजू का बच्चा होता है उसका चीमड़ बन जाता है। पर होशिना बताता है कि बात होंजू की नहीं थी, बात ये थी कि होंजू के अंदर बहुत सारे योजू है और अब वो स्वार्म की तरह बाहर आने वाले हैं। और ऐसा होता भी है, कई हजारों के नंबर में, मतलब देखने में तो 1000 लग रहे थे, खूब सारे योजू वहाँ पे आ जाते हैं। होशिना ऊपर से चिल्ला के कहता है इनको जल्दी से साफ कर दो, फिर हम लोग यमी ब्रेकफास्ट खाने चलेंगे। जिसमें बाकी लोग कहते हैं कि ये बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये बहुत आसान काम होने वाला है, पर जो भी बात थी वो सब लोग रेडी थे इस काम के लिए। नए रिक्रूट्स बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उनके वाइटल शो कर रहे होते हैं क्योंकि पास स्टेमिना नहीं बचा था, फिर भी वो जा रहे थे लड़ने के लिए। इसमें होशिना कहता है कि ये मिशन पहली बार के लिए बहुत कठिन है, पर अगर ये लोग इस मिशन को बेयर थ्रू कर जाते हैं तो फिर ये लोग इजीली आगे नेक्स्ट लेवल पे पढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद होशिना हमको बताता है कि मोस्ट ऑफिसर्स 20 to 30% ही पूरे करियर में पावर रिलीज कर पाते हैं और बहुत कम लोग कैप्टन बन पाते हैं। पर शिनोमिया की क्रू कमाल की है, उसने इतना सारा पावर रिलीज कर दिया है। पर उसके अलावा एक और कैंडिडेट है जो उसको लगता है कि वो कैप्टन लेवल का हो सकता है, और वो कोई और नहीं बल्कि अपना डुअल एंटागनिस्ट यानी कि रेनो होता है। रेनो हमको दिखाया जाता है जो कि अभी भी इचिहारू के साथ कंपटीशन में होता है, पर वो ऑब्वियसली इस समय इचिहारू को बीट कर रहा होता है। वो कहता है कि कैसे 5 साल से मैंने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की है फिर भी मैं इसके इक्वल क्यों नहीं आ पा रहा हूँ। तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि उनको न्यूज आती है किसी दूसरे एरिया में काइजू पाए गए हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहते हैं, तभी उनको एक बंदा दिखता है क्लीनिंग सर्विसेज का जो कि काइजू की डेड बॉडी के पास होता है। वो डेड बॉडी को देख के कह रहा होता है ओ शिट, इसकी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ही उड़ा दी गई है, ये कैसे हो सकता है? क्या
क्या इन लोग को पता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसके कहाँ पे होते हैं? का मतलब डिफेंस फोर्स के पास कोई ऐसा है जिसके पास काइजू की बहुत ज्यादा नॉलेज है। ये बोलते बोलते वो मुड़ के देखता है और कहता है कि क्या तुम दोनों को इस बारे में पता है? और ये बोलते ही उसका फेस चेंज होने लगता है। हमको दिखाया जाता है कि जो क्लीनिंग वाले बंदे होते हैं वो दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि कितना बड़ा हॉन्जू है, उनको कितनी सफाई करनी पड़ेगी। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि तुमने वो नया आदमी देखा है क्या, जिसमें ऊपर 3 बैठे बंदे बोलता है कि नहीं, वो शायद बाथरूम में फिर से टट्टी कर रहा होगा। जिसमें वो कहता है कि तुम ही उसको निकाल ले आओ ना। जिसमें वो लोग हंसने लगते हैं। एक्चुअली में वो जो नया बंदा है वही काइजू है, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था। एनीवेज फिर हमको दिखाए जाते हैं फुशिहारा और रेनो। जो काइजू होता है वो अपने एक हाथ से गोली निकालता है या फिर कुछ भी निकालता है और फुशिहारा के दिल पे मार देता है, जो कि वो मिस कर जाता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि ह्यूमन फॉर्म में उसका टारगेट उतना अच्छा नहीं है और फिर उसके बाद वो पूरा काइजू में चेंज हो जाता है। फिर रेनो और फुशिहारा को रियलाइज होता है कि वो वाला काइजू है जिसको शिनोमिया भी नहीं मार पाई थी, तो ऑब्वियसली उन लोग का तो कोई चांस ही नहीं था। फिर उसके बाद वो लोग कोशिश करने लगते हैं कि वो बाकी लोगों से कम्युनिकेट कर सके रिसोर्सेज के लिए, पर उसने एक बैरियर बना दिया होता है जिसके कारण उनका कम्युनिकेशन रुका हुआ होता है। और यहीं से एपिसोड में मजा आना शुरू होता है। मैं कह सकता हूँ कि इस एपिसोड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो अभी बताने वाला हूँ, जो कि फुशिहारा और रेनो से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली होता यह है कि दोनों की लड़ाई शुरू होती है, पर क्योंकि फुशिहारा पहले से ही ये गोली खा चुका होता है तो वो मोस्टली फाइटिंग मोबाइल ही होता है। वहीं दूसरी तरफ रेनो धीमे धीमे करके उसके सारे अटैक्स डॉज कर रहा होता है। ये देख देख के फुशिहारा का फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा होता है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि रेनो को गोलियां नहीं लग रही होती हैं। उसको बस इतना याद होता है कि शिनोमिया ने बताया था कि शूट करने के पहले उसके हाथ में एक बबल बनता है और उस बबल के बाद ही शूटिंग होती है। इसी को प्रेडिक्ट करते हुए रेनो गोलियां प्रेडिक्ट कर रहा होता है और बच रहा होता है। रेनो कहता है कि फुशिहारा तुम जाओ, लोगों को तुम बुला के लेके आओ, तब तक मैं इसको होल्ड डाउन करूंगा। और ये बात सुन के फुशिहारा वहां से निकल भी लेता है और उधर रेनो पूरी कोशिश में लगा हुआ होता है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वाइस कैप्टन होशिना सबको बता रहा होता है कि तुम लोग इवेंचुअली एक वॉल हिट करोगे 20 से 30% के बीच में, और ये ऑलमोस्ट हर ऑफिसर के साथ होता है। और फुशिहारा वही वॉल को हिट कर चुका होता है। उसके 20% होते हैं 2 हफ्ते से, जबकि रेनो कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि उसने 5 साल बिता दिए, इतना टाइम बिता दिया, पर फिर भी वो रेनो से अच्छा नहीं है। रेनो एक ही दिन में बदल चुका था और रेनो आज लड़ रहा था जबकि वो भाग रहा था। ये सब वो सोच ही रहा होता है, ये बोलते हुए कि आई हेट रेनो, आई हेट यू। फिर हमको वापस दिखाई जाती है रेनो और काइजू के बीच की फाइट। वो काइजू फटाक से रेनो के सामने आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला होता है। इससे पहले कि रेनो के ऊपर ब्लास्ट हो, उसको कोई बचा ले जाता है और उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि इहारू होता है। इहारू आने के बाद कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें नहीं हेट करता, मैं उस इहारू को हेट करता हूँ जो कि अभी भी स्टक है उस पास्ट में, जिसको हमेशा मदद चाहिए होती है दूसरों की और जो अभी तक ग्रो अप नहीं कर पाया है। और फिर उसके बाद वो रेनो को देख के कहता है कि इस बार तुम नहीं बचाओगे मुझे, मैं तुम्हें बचाऊंगा। एनीवेज प्लान ये बनता है कि इहारू डिस्ट्रैक्ट करेगा जबकि फाइनल बोर्ड डिलीवर करेगा रेनो, और ऐसा होता भी है। इहारू डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक कंडक्टर राउंड से उसको हिट भी करता है, जिसके बाद इहारू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है केवल तुम ही नई बुलेट ट्राई कर रहे हो। और रेनो भी ये देख के बहुत इंप्रेस होता है और उसी मोमेंट पे रेनो कहता है हे भगवान प्लीज जितनी भी शक्ति हो मुझको दे दो, भक्ति में शक्ति है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझको शिनोमिया से भी ज्यादा पावर दे दो, मुझको कैप्टन से ज्यादा पावर दे दो। ये बोलने के बाद वो गोलियां बरसाने लगता है और इस मोमेंट में हमको बताया नहीं गया कि उसका कितना % रिलीज हुआ। मुझे एक्चुअली में स्टैट जानने का बहुत मन था, पर कोई बात नहीं बताया गया तो नहीं बताया गया। और फिर उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से गोलियां बरसा देता है, पर एक्चुअली में एक बीच में वो वाला काइजू कॉप्स वॉल आके खड़ी कर देता है, जिसके कारण उसको एक भी गोली नहीं लगती। और फिर वो कहता है कि वेल बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं पे मरने वाले हो। और इसी कारण एक्चुअली मुझे काइजू बहुत पसंद आ रहा है। ये कितना ज्यादा फनी है, जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस। इसकी इग्नोरेंस जैसे इसको कुछ पता नहीं है वो इसको कितना फनी बना रही है। ये आगे भी चल के ऐसी बहुत सारी लाइनें बोला है जिससे मुझे थोड़ी सी तो हंसी आई गई। खैर ये बोलने के बाद कि फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट लुक्स लाइक यू आर स्क्रूड, उसके ऊपर गोलियां बरसाने लगता है और ऑब्वियसली रेनो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी हमको पता चलता है कि होशिना और बाकी सारे लोगों को ये न्यूज जा चुकी है कि हम लोगों ने कनेक्शन खो दिया है इहारू और रेनो को लेके, तो वो लोग भी बढ़ रहे होते हैं उनकी तरफ। फिर हमको दिखाया जाता है रेनो जो कि जमीन पे पड़ा होता है, उसकी पूरी बॉडी जल रही होती है क्योंकि उससे इतनी सारी गोलियां जो खाली होती हैं। तभी हमको वहाँ पे खड़ा हुआ काइजू बोलते हुए सुनाई देता है कि एक्चुअली में मुझे अभी रियलाइज हुआ कि इंसानों का मोटर फंक्शन स्टॉप करना बहुत कठिन होता है बिना उनको मारे, तो इसका मतलब मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तब तक दूर से वो गोलियां बरसाने लगता है यानी कि इहारू, पर उसको वो ऑब्वियसली इवेट कर देता है वहाँ पे खड़ा काइजू। वो कहता है कि मैंने ये ट्रिक बहुत बार देख लिया है, अब मैं इस चीज को जल्दी से खत्म करने वाला हूँ। उधर इहारू सोच रहा होता है आई हेट इट, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरा दोस्त जो आगे चल के मरने वाला है। रेनो कितना कमाल का है, वो आगे चल के कैप्टन बन सकता है, पर आज मैं उसको बचा नहीं पा रहा हूँ। फिर वो लास्ट में बोलता है कि हे भगवान या फिर डीमन या फिर डेविल कोई भी हो, बचा लो प्लीज रेनो को। ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उसकी बात सुन लेता है कोई और नहीं बल्कि डेविल हिमसेल्फ, और वहाँ पे आ जाता है काइजू नंबर 8 यानी कि अपना हिबिनो काफका। आते ही वो उसको ऐसा एक मुक्का मारता है कि उसके मुंह से एक और फनी लाइन निकल जाती है। वो कहता है कि अरे मुझे मेरा पेट क्यों दिखाई दे रहा है। फिर वो कहता है कि ओह मेरा सर तो अलग हो गया है इसलिए मुझे मेरा पेट दिखाई दे रहा है, जो कि वंस अगेन मुझे बहुत फनी लाइन लगी। फिर उसके बाद
काफका उठाता है रेनो को और उसको उठा के एक सेफ जगह पे रख देता है। फिर मार शुरू होती है काइजू नंबर 9 और काइजू नंबर 8 के बीच में। वेल, इसको मार तो नहीं कह सकते क्योंकि काइजू नंबर 8 अपना काफका जो डोमिनेट करता है ना कि पूछो नहीं। रेनो और इहारू देख के ये पगला ही जाते हैं कि एक्चुअली में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कैसे सकता है। और ये बात दूसरा वाला काइजू भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। वो कह रहा होता है कंफ्यूजन, रिट्रीट। ओ, रिट्रीट नहीं हो पाया। वहाँ पे फिर से हमको इसकी इग्नोरेंस दिखाई जाती है, जहाँ पे वो कहता है कि मुझे भागना है पर भागने की तो कोई जगह ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें कहता है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही होती हैं। एनीवेज, तब तक अपना काफका एक ऐसा मुक्का मारता है कि उसका पूरा कोर एक्सपोज हो जाता है और वो उसको वहाँ पे मारने ही वाला होता है। तब तक वहाँ पे डिफेंस फोर्स के 2 मेंबर आ जाते हैं। फिर सीन कट होता है, हमको दिखाई जाती है शिनोमिया, जिसको ये न्यूज पता चलती है कि एक्चुअली में उन्होंने काफका को यानी कि काइजू नंबर 8 को खोज लिया है, जिसपे वो थोड़ी सी टेंशन ही आ जाती है। पर वो दूसरी योजू से लड़ रही होती है तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। फिर उसको रियलाइज होता है कि इसकी बंदूक बहुत कमजोर है, तो वहाँ पे पास में पड़े एक ट्रैफिक साइन से उसको बीच में से काट देती है। फिर हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमको बताया जाता है कि एक्चुअली में काफका ने खोजा कैसे था काइजू नंबर 9 को यानी कि नए वाले काइजू को। काफका सेंस कर सकता है दूसरे काइजूस को और वो शिनोमिया को यही बता के वहाँ से कूद के निकल लेता है और वो लोग बिल्डिंग के ऊपर एक खड़े होते हैं। इससे पहले शिनोमिया ये सोच रही होती है, ये सुनने के बाद कि काइजू नंबर 8 स्पॉट हो गया है, वहाँ पे एक न्यूट्रलाइजेशन यूनिट भी भेज दी जाती है और इसी हसमस के बीच में उसको इनफ टाइम मिल जाता है दूसरे वाले काइजू को वहाँ से निकलने का। वो कहता है कि तुम इंसानों की तरह ऑपरेट करते हो, मेरे पास तुम्हारे लिए इनफ डाटा है और अगली बार मैं तुम्हें मार ही दूंगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है और निकलते निकलते वो 2 गोलियां बरसा देता है वहाँ पे खड़े बाकी 2 बंदों के ऊपर और इसी कारण काफका को उनको बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है। दूसरे वाले काइजू के निकलने के बाद काइजू नंबर 8 यानी कि अपना काफका भी वहाँ से निकल लेता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि बाकी 2 बंदे जो होते हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या फिर ले जा रहे होते हैं रेनो और यारू को हॉस्पिटल में। एक एलीवे में काइजू नंबर 8 हमको दिखाया जाता है। तब तक उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अपना वॉइस कैप्टन आ जाता है और भाई क्या कोल्ड एंट्री है। वो कहता है कि मैंने काइजू नंबर 8 को ढूंढ लिया है सेक्टर फॉक्सट्रॉट में और अब इसकी कुटाई मैं करूंगा। मैं हूंगा जो न्यूट्रलाइज करेगा काइजू नंबर 8 को। और ये मुझे दूसरा पार्ट लगा। पहला पार्ट था कि कैसे हमने देखा कि इहारू और रेनो के बीच की जो बॉन्डिंग है वो कैसे एक दूसरे को पुश कर रही है और दूसरा पार्ट ये था कि काइजू नंबर 8 ने क्या टुकाई की। पर अभी तो मजा शुरू हुआ है। अब मेन लड़ाई होगी वॉइस कैप्टन और काइजू नंबर 8 के बीच में। फिर हमको एक बार वापस वो वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे होशिना बोला था कि छोटे काइजू से लड़ने में मैं बेटर हूँ सबसे। और ये बात अब काइजू नंबर 8 यानी कि काफका को भी रियलाइज हो रही होती है। वो बहुत ही बेयरली उसके अटैक्स डॉज कर पा रहा होता है। फिर वो अपना लिमिटर हटाता है बिल्कुल साइतामा की तरह, कहता है कि मुझे लिमिटर हटाने की परमिशन दो और उसके बाद वो 92% पावर अनलीश कर देता है। इमेजिन कर सकते हैं आप 92%। अभी तक हम लोग सबको 20% और 55% हमने मैक्सिमम देखा था। एनीवेज, वो पावर रिलीज करने के बाद वो कुटाई करने के लिए तैयारी होता है काइजू नंबर 8 की। होशिना अपने स्पाइडरमैन वाले पोज में होता है, मतलब कि दोनों टांगे फैला के और हाथ पीछे करके वो अपनी तलवारें पकड़ने वाला होता है, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि होता है काइजू नंबर 8। वो तैयार बैठा होता है काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक करने के लिए। वही काफका यानी कि काइजू नंबर 8 सोच रहा होता है कि अपनी फिस्ट का फुल पावर यूज नहीं कर सकता कि वाइस कैप्टन के ऊपर, नहीं तो क्या पता उनकी टिंचिक टैयां हो जाए और वो मर जाए। पर इससे पहले कि काफका कुछ और सोच सके, होशिना उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक इतना फास्ट होता है कि उसको पता भी नहीं चलता और वो ऑलरेडी स्लाइस्ड हो चुका होता। फिर हमको दिखाई जाती है इन दोनों के बीच में एक इनक्रेडिबल मार, जहाँ पे काफका कुल मिला के पीछे भाग रहा होता है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है होशिना। काफका कहता है कि जब मैंने किकरू के मूव्स देखे थे तो मैंने सोचा था कि वो तो कमाल की है, पर ये तो उससे भी ज्यादा कमाल का है। वैसे खैर ये तो होना ही था, आप वॉइस कैप्टन से और क्या एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। होशिना कंटिन्यूअसली उसके लिम्स और उसके बहुत सारे एरियाज को कट करते जा रहा होता है और वो चिंतित भी हो जाता है। पर काफका को तभी याद आता है कि वो तो इंसान ही नहीं है, इसका मतलब कि वो रीजनरेट कर सकता है और वो अपने हाथ पैर जो भी चोट लगी होती है उसको इजीली रीजनरेट कर रहा होता है। काफका देख रहा होता है कि होशिना उसको बहुत सारे इनविजिबल स्लैशेस से हिट कर रहा होता है। तभी होशिना एक स्लैश में उसका कोर तक खोल देता है, मतलब कि अगर वो स्लैश हल्का सा भी डीप होता तो उसी मोमेंट में काफका मर जाता। दूसरी तरफ होशिना सोच रहा होता है कि उसको ये इतनी वियर्ड सी फीलिंग क्यों आ रही है, उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो वियर्ड है, और उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उससे क्या ही चेंज होता है, क्योंकि इस मोमेंट में जो वो कर सकता था वो था सिर्फ और सिर्फ काइजू नंबर 8 से लड़ाई। तो फिर वो फिर से स्पाइडरमैन वाले पोज में आके अपनी टांगे फैला के तलवारों को ठीक करके अटैक करने के लिए तैयार होता है और फिर वो कोई एक अटैक यूज करता है। उससे पहले उसकी ब्लेड लाल कलर की हो जाती है और वो अटैक बहुत ज्यादा एरियल होता है, यानी कि वो एक इनविजिबल स्ट्राइक की तरह होता है जो कि काफका के एक पैर को हिट करता है जिससे उसका पैर कट जाता है। बट एक्चुअली में वो बस डिकॉय होता है, मेन अटैक उसके बाद करता है वो, पर काफका उसको कैच कर लेता है अपने छाती पे एक और मुंह बना के। ये तो पूरा सुकरा मूवमेंट हो गया और फिर अपने पंच को चार्ज करके एक मुक्का मार के वहाँ से भाग लेता है। इसके बाद होशिना को ये रियलाइज होता है कम से कम ये 8 फॉर्टिट्यूड का काइजू तो था ही, यानी कि ये एटलीस्ट डाई काइजू था ही, पर क्योंकि काइजू नंबर 8 एस्केप हो गया होता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर हमको दिखाई जाती है किकरू जो कि उन छोटे योजूस के ऊपर बैठ के सनसेट को देख रही होती है।
वो सोच रही होती है क्या उसने सही किया था काफका को ट्रस्ट करके, और तब तक वहाँ पे काफका ही आ जाता है। फिर काफका किकुरू से कहता है कि उसको जाना है इहारू और इचिकावा यानी कि रेनो को देखने के लिए, क्योंकि वो दोनों चोटिल है। पर उस पे किकुरू कहती है तुम वहाँ जाके कर भी क्या लोगे, और वैसे भी वो लोग अपनी सबसे एडवांस काइजू वाली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उन दोनों को हील करने के लिए, तो चिल मारने की बात है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है होशिना बैठा होता है और उसके पीछे मीना खड़ी होती है। होशिना बहुत दुखी होता है और इसी दुखी मूवमेंट में वो उसकी फोटो खींच लेती है और कहती है कि मैं तुमको याद दिलाऊंगी जब तुम ऐसे नल्लों की तरह बैठे हुए थे। एनीवेज होशिना जेन्युइनली दुखी होता है क्योंकि वो हराना चाहता था। वो ये सोच रहा होता है कि कैसे कैसे काइजू नंबर 8 की वजह से कोई भी आज तक कैजुअलिटी नहीं हुई है, और उससे लड़ते टाइम कैसे उसको बहुत ही ह्यूमन वाली वाइब आ रही थी, और लास्ट अटैक के टाइम भी उसने होशिना को पंच करने की बजाय उसकी ब्लेड को पंच किया था। फिर एक बंदा डिफेंस कॉर्प्स का सबको रेडियो के थ्रू ट्रांसमिट करके बताता है कि ये जो काइजू है वही काइजू हमको पहले वाले एग्जामिनेशन में भी दिखा था, जिसका सामना किकुरू से हुआ था, और जब ये पहली बार मिला था इहारू और इचिकावा को तो वो उस समय ह्यूमनॉइड फॉर्म में था। और ये बात सुन के फिर से सीन कट हो जाता है। फिर हमको वही दिखता है यानी कि काइजू नंबर 9 जो कि नल्लों की तरह चल रहा होता है एक टनल की तरफ। तभी उसके पीछे से एक गाड़ी आती है और वो हांगकांग करने लगती है, और इसी मोमेंट में आप समझ जाइए कि उस गाड़ी वाली की तो माँ बहन एक होने वाली है, मतलब ये वाला पार्ट कट कर देना। एनीवेज उसकी तो लंका लगने वाली है। जो आदमी पीछे से गाड़ी में आ रहा होता है वो कंटिन्यूअसली काइजू नंबर 9 के ऊपर हॉर्न बजाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़ता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है, काइजू में कन्वर्ट होता है, उसको खाता है और गाड़ी में बैठ के वहां से निकल लेता है। फिर यही खबर रेडियो पे भी आ रही होती है कि कैसे एक इंसिडेंट हुआ होता है और वहाँ पर डिफेंस फोर्स को एक नया काइजू मिला होता है जिसका कोड नेम अब काइजू नंबर 9 होता है। ये सुनने के बाद हमारा काइजू नंबर 9 सोचता है कि अब उसको छुप के रहना होगा जब तक उसको इस बॉडी की आदत नहीं लग जाती। ये बोलते बोलते वो गाड़ी चलाते चलाते वहाँ से निकल लेता है। तभी हमको हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर रेनो अभी भी बेहोश पड़ा होता है, बट एक्चुअली में उसी मोमेंट पे वो उठ जाता है। फिर वो देखता है काफका को देख के वो भी खुश हो जाता है और उसको देख के काफका भी खुश हो जाता है। वहीं पे किकुरू भी होती है। रेनो थैंक करने लगता है काफका को क्योंकि उसने जान बचाई थी। तभी वहाँ पे दोनों का मुंह बन जाता है क्योंकि बगल में इहारू भी लेटा होता है और वो कहता है कि इसने कैसे जान बचाई, हमारी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी। तो फिर वो लोग किसी तरीके से बहाना बचा के वहाँ से निकल लेते हैं। उन दोनों की ठीक होने के बाद वहाँ पे एक कमाल की पार्टी दी जाती है। वो पार्टी किसी और ने नहीं बल्कि हारुइची ने करवाई होती है। हारुइची एक्चुअली में इजोमोटेक का नया एयर है जो कि लार्जेस्ट एंटी काइजू डिफेंस मैकेनिज्म बनाने वाली कंपनी है जापान में इस टाइम, और वो किकुरू से भी ज्यादा अमीर है। ये बात सुन के काफका का धरती आसमाने को जाता है क्योंकि वो लेके आता है A6 वैगू बीफ, जो कि मतलब अगर मैं आपको एक एस्टिमेशन दूं तो इट इज लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फूड, बेस्ट मीट यू कैन एवर फाइंड। और ऐसा खाना देख के वो लोग तो हक्के बक्के हो जाते हैं। पर फिर क्या, उसके बाद सब लोग खानों पे टूट पड़ते हैं जल्लादों की तरह। मैं भी टूट पड़ता अगर मैं वहाँ पे होता। तो वो लोग बियर पी रहे होते हैं और उसके बाद सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। इचिकावा ये सब देख के बहुत खुश हो रहा होता है। तभी उससे होशिना कहता है कि इतनी जल्दी खुश होने की बात नहीं है। फिर उसको रियलाइज होता है कि होशिना ऐसा क्यों कह रहा है। एक्चुअली में सब लोग खुशी की मूवमेंट से लड़ाई करना चालू कर देते हैं, पर तभी उसको रियलाइज होता है कि ये लोग लड़ाई भी केवल और केवल इसी बात को लेके कर रहे होते हैं कि हम लोग और बेटर क्या कर सकते थे। एक्चुअली में सब लोग अब और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहते थे, सब लोग आगे बढ़ना चाहते थे। एक रियल लाइफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बाद सब लोग बेटर ही बनना चाहते थे। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है हारुइची और डोजिमा शेफ के बीच में। वो शेफ बंदा जिसने सबके लिए खाना बनाया था, वो दोनों बात कर रहे होते हैं और डोजिमा बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने हमें रीच आउट किया और हमारे हाथों से खाना एक और बार खाया। उसके बाद डोजिमा कहता है कि तुमने अपने बाप से बात की। वो कहता है नहीं, बाप से तो मैंने उसी दिन से नहीं बात की। किस दिन से नहीं बात की ये तो हमको नहीं बताया गया। एनीवे सब तक वहाँ पे आओई आ जाता है। आओई वो लंबा येलो बाल वाला बंदा, वो ये बातें सुनता है या नहीं सुनता है ये तो बहुत क्लियरली नहीं बताई गई, और वो वहाँ से चला जाता है टॉयलेट करने। फिर होशिना एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है जो कि सुन के मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता ही है। होशिना अनाउंस करता है कि काफका को प्रमोट कर दिया गया है एक फुल ऑफिसर के तौर पे। ये बात सुन के सबको सदमा लग जाता है, सबके लाल सफेद से पिंक हो जाते हैं, सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, बट फाइनली सब लोग जश्न आलम मनाने लगते हैं और नाचने लगते हैं और उसको कंधे पे बिठा के हिप हिप हुर्रे भी करने लगते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ पे काफका अपना सूट रिसीव कर रहा होता है, किसी और से नहीं बल्कि हमारी मीना से। वो बहुत खुश होता है और जाते जाते वो फंबल भी कर देता है। फंबल कैसा, यू माइट आस्क। तो एक्चुअली में वो फिर से मीना को मीना की तरह एड्रेस कर देता है। मीना बोलती है कि अभी भी तुम बहुत दूर हो मेरे बराबर खड़े होने के लिए। तब वो बोल देता है कि हाँ बट जस्ट यू वेट मीना। फिर उसके बाद वो कहती है कि 50 पुशअप मारो उसके बाद यहाँ से जाओ। फिर वो कहती है काइजू नंबर 8, जिस पे वो डर जाता है। फिर वो आगे कंटिन्यू करके कहती है कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की मीटिंग होने जा रही है, इसलिए मैं बाकी लोगों से मिलने जा रही हूँ और तुम्हें रिकमेंड किसी और ने नहीं बल्कि वाइस कैप्टन होशिना ने किया है, तो तुम उनको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना।
फिर हमको दिखाया जाता है काफका जो कि अपनी लेट नाइट स्टडीज कर रहा होता है। वो बहुत थक गया होता है, अंगड़ाइयां ले रहा होता है, बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है, अंगड़ाइयां लेती हूँ जब मैं जोर जोर से, उआ की आवाज आती है रोर रोर से। एनीवेज फिर हमको पता चलता है कि काफका सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और बैठा रहा तो मुझे होशिना की गालियां सुननी पड़ेंगी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि ट्रेनिंग रूम की लाइट जल रही है। वो जाता है ट्रेनिंग रूम की तरफ ताकि वो लाइट बंद कर सके, पर वो वहाँ पे कुछ और ही पाता है और वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि होशिना होता है। होशिना प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक्चुअली वो पूरी की पूरी बैटल रिक्रिएट कर रहा होता है जो कि की होती है उसने काइजू नंबर 8 से, और ये देख के उसकी फट जाती है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। होशिना कह रहा होता है कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनको कोई नॉर्मल ऑफिसर नहीं हरा सकता, उन दोनों का ख्याल मुझे ही रखना पड़ेगा। जो कि देख के काफका भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो ना केवल सिविलियंस बल्कि ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो स्टाइल में बोल देता है कि वो भी अपना सब कुछ देगा इस फाइट में, पर तभी होशिना कहता है कि मैं ऐसे गाय से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता जो कि केवल 1% पावर रिलीज कर सकता है, और फिर उसके बाद उसकी कुटाई करने लगता है सिंह चैन स्टाइल में। बट वो फिर प्यार से कहता है या फिर मतलब किसी भी एंगल से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए 1% एक्सपेक्टेशंस तो है ही। फिर वहाँ का सीन कट होता है और हमको लेके जाया जाता है हवा में। हवा में हमको बहुत सारे काइजूस दिखाए जाते हैं। वो काइजूस किसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर एक और बंदा दिखाया जाता है और उसके लास्ट वर्ड होते हैं कि चलो अब नीचे। और बेस के ऊपर एक ग्रेड से हमको सबसे पहले आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आसमान से कोई नीचे उतर रहा होता है और उसके साथ उतर रहे होते हैं बहुत सारे आग के गोले, और वो आग के गोले सीधे आके ताचिकावा बेस पे गिरते हैं। हमको बताया जाता है कि जो हमारा ताचिकावा बेस है वहाँ पे कैप्टन आशिरो मीना नहीं है, इसलिए सारी की सारी कमांड होती है होशिना के हाथों में। तो होशिना बाकी सब लोगों को जगाता है, जगाता क्या है, चिल्लाता है कि उठ जाओ। उसके बाद सब लोग उठते हैं और तैयार होते हैं लड़ाई करने के लिए। हमको बताया जाता है कि ये वाइवन टाइप के काइजू हैं। वाइवन टाइप के काइजू एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। पूरे साल भर में ये 12 या फिर 6 आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि डजन या फिर उसका आधा। पर इतने सारे काइजू एक साथ शो करना बहुत ही नई बात थी। यहाँ पे कुछ ऐसा था जिन्होंने उन वाइवन काइजूस को अपना प्राइड फॉलो करने पे मजबूर कर दिया था, इसीलिए वो लोग ग्रुप में लड़ने आए थे, वरना वो कभी ग्रुप में लड़ने नहीं आते। और वो सारे के सारे हॉन्जू क्लास के थे। हॉन्जू यानी कि 6 फॉर्टिट्यूड या फिर उससे ऊपर के। फिर हमको एक बंदा दिखाई देता है। बंदा ये काइजू, ये तुमको आगे पता चलेगा। वो काइजू या फिर बंदा होशिना की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम इस बेस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो? अगर हो तो फिर हम दोनों की लड़ाई होगी। फिर होशिना कहता है कि इसको मैं संभालने वाला हूँ, और वो वाला बंदा कहता है, यानी कि वाला काइजू कहता है कि अब एनाइलेशन स्टार्ट होगा। तो बेसिकली होता यह है कि सारे हॉन्जूस बाकी जगह सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जबकि होशिना और उस दूसरे वाले काइजू की लड़ाई हो रही होती है। तब तक काफका होशिना को वॉइस मैसेज से बताता है कि ये जो वाइवन टाइप काइजू होते हैं इनको सामने से मारने का कोई सेंस नहीं है, इनकी वीकनेस इनकी बैक होती है। ये बात सुनने के बाद सारे डिफेंस फोर्स के मेंबर उसकी बैक की तरफ बढ़ने लगते हैं। मतलब एक बंदा डिकॉय बनेगा और एक बंदा उसकी बैक की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसे हमको दिखाए जाते हैं हारुइची और आओई, जिसमें से एक बंदा बन जाता है डिकॉय और एक बंदा पीछे जाने की कोशिश करता है। पर टू देयर सरप्राइज ये वाइजन काइबू भी एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो लोग इनका प्लान इंटरप्ट करते हुए बैक टू बैक आ जाते हैं ताकि बैक की तरफ कोई ना पड़वाए। फिर वहाँ पे रेनो भी खड़ा होता है। रेनो सोच रहा होता है कि हमको करना क्या चाहिए। तब तक वहाँ पे आ जाती है शिरोमिया। शिरोमिया कहती है कि हम बस उनको सीधे से ब्रेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद वो एक कुल्हाड़ी लेके आती है और एक ही बार में एक काइजू को खत्म कर देती है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। उस फ्लैशबैक सीन में हमको बताया जाता है कि आशिरो और वाइस कैप्टन ने मिलके शिरोमिया को ये वेपन उसके लिए दिया था। एक्चुअली में इसलिए दिया था क्योंकि इस समय बहुत सारे हॉन्जू लेवल के क्रिएचर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और क्योंकि वो उस बेस की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, इसीलिए उसके पास एक स्पेशलिटी वेपन होना ही चाहिए। ये वेपन बेसिकली शॉक वेव्स पे काम करता है, जहाँ पे लास्ट में ये एक्सेलरेट करते हुए बहुत सारे शॉक वेव रिलीज करता है और सामने वाले काइजू को खत्म कर देता है। एक बहुत बड़े से काइजू को सिंगल स्ट्राइक में मारने के बाद किकरू कहती है कि एक्चुअली में ये मेरा स्टाइल मैच नहीं करता है क्योंकि मैं इतनी फ्लैशी सुंदर हूँ। जिसपे इचिकावा यानी रेनो कहता है कि क्या बात कर रही हो बहन, ये तो तुम्हें ही सूट करती है। एनीवेज तब तक एक और हॉन्जू आता है जो कि अटैक करने वाला होता है किकरू के ऊपर, पर उसको आइस बुलेट से इजीली इचिकावा रोक देता है। जिसपे इंप्रेस होने के बाद किकरू कहती है कि अगर तुम मेरे साथ चल सकते हो तो आओ मेरे साथ चलो, यानी कि बेसिकली वो ऑलमोस्ट रेनो को अपना राइवल घोषित कर रही है। ये सुनने के बाद वो दोनों सोचते हैं कि वाओ, एक गोरिल्ला स्क्वाड 2 लोगों की, ये दोनों तो कितने कमाल के हैं। तब तक हमको दिखाया जाता है कि हारुइची और आओई ने भी 2 काइजू मिलकर मार दिए हैं। एनीवेज तो हमको बेसिकली ये बताया जा रहा था कि काइजू के ऊपर पलड़ा उल्टा पड़ रहा है। सब लोगों ने बहुत कमाल की बेसिक ट्रेनिंग की है और उसका फायदा देखने को मिल रहा है, और बारी बारी वो लोग इक्वलाइज करते जा रहे थे बैटल को। फिर सीन कट होता है और हमको मार दिखाई जाती है वाइस कैप्टन और उस नए वाले काइजू के बीच में। वो नए वाले काइजू छोटा था, इसीलिए वाइस कैप्टन उससे लड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वाइस कैप्टन की स्पेशलिटी स्ट्रॉन्ग और छोटे काइजू से लड़ने की है। फिर क्या
फिर हमको एक बहुत कमाल की मार दिखाई जाती है उन दोनों के बीच में। वो लोग बारी बारी एक दूसरे की तरफ मुक्काबाजी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उसी बीच वॉइस कैप्टन होशिना ट्रेनिंग ग्राउंड्स खुलवा देता है। ट्रेनिंग ग्राउंड खुलवाने के बाद वो इजीली लड़ाई कर पा रहा होता है उस वाले काइजू से बिना कोई भी रिस्ट्रेंट्स के। उसको कोई चिंता नहीं होती है कि कोई और ऑफिसर उसके चक्कर में डैमेज हो जाएगा। लड़ाई के दौरान ही वो दूसरा वाला काइजू भी एक्नॉलेज करता है कि होशिना कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जहां पे वो उसको पंच मारने वाला था उससे पहले ही होशिना ने उसके हाथ काट दिए थे। फिर जैसा मैंने बताया कि उनके बीच में कमाल धमाल की मार हो रही होती है। फिर एक बार सीन कट होता है और सीन कट होने के बाद हमको दिखाया जाता है काफका क्या एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम बेसिकली अकीरा है। वो एक्चुअली में फंसी होती है और वो मरने वाली होती है, पर तब तक काफका अपने बॉडी हाफ ट्रांसफॉर्म करके यानी कि लेग्स को ट्रांसफॉर्म करके उसको वहां से बचा के निकाल लेता है। वहां से निकलने के बाद वो पूछती है काफका से कि क्या तुमने पावर्स को यूज करना सीख लिया है, जो कि ऑब्वियसली काफका क्वेश्चन अवॉइड कर ही देता है। एनीवेज फिर हमको वापस किकरू का कमाल धमाल दिखाया जाता है और हमको दिखाया जाता है कि कैसे बाकी सारे ऑफिसर्स भी वापस आ रहे होते हैं। जो ऑफिसर्स ऑफ ड्यूटी भी होते हैं वो वापस आ रहे होते हैं। बेसिकली काइजूस के ऊपर पलड़ा भारी पड़ रहा होता है। और फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है होशिना और उस वाले काइजू के बीच में मार। वो ये वाली मार वॉइस कैप्टन इजीली डोमिनेट कर रहा होता है, कंटिन्यूअसली उसको स्लाइस करके। बेसिकली वो उसके एक्सोस्केलेटन्स के गैप के बीच में से कट कर रहा होता है ताकि वो एक बार में स्लाइस हो पाए और वो अपनी होशिना स्टाइल शॉर्ट स्लेट टेक्निक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कंटिन्यूअसली यूज कर रहा होता है। बेसिकली अपनी फैमिली की स्टाइल। दूसरा वाला काइजू एक्सेप्ट कर रहा होता है कि वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको मार के खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग और बन सके। और फिर हम देखते ही देखते होशिना एक स्लाइस में उसका कोर भी एक्सपोज कर देता है और कहता है कि तुम्हारा कोर मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा छोटा था। पर जैसा हर एपिसोड के लास्ट में एक प्लॉट ट्विस्ट आता है, हमको एक बहुत कमाल का प्लॉट ट्विस्ट एपिसोड में देखने को मिलता है। वो वाला काइजू मार खाते खाते बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वो हर तरफ गैस रिलीज करने लगता है। तो फाइनली वो हार मान के बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद उसका फॉर्टिट्यूड लेवल भी बढ़ जाता है और उसका करंट फॉर्टिट्यूड लेवल है 9, जो कि उसको डाई काइजू की कैटेगरी में रखता है, यानी कि उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में हमारा काइजू नंबर 8 है। बट यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि काइजूस की जो रेटिंग है, ये जो फॉर्टिट्यूड लेवल है, वो ऐसा नहीं है कि 8.9 वाला काइजू 9 के बराबर या फिर उसके इक्वल ताकतवर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 8.9 वाला काइजू 9 वाले काइजू से बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल लॉग एक्स की ग्राफ की तरफ, जहाँ पे आप एक्स एक्सिस को फॉर्टिट्यूड समझ सकते हैं और वाई एक्सिस को पावर। तो अगर एक्स एक्सिस में थोड़ी सी भी ग्रोथ है तो फिर वाई एक्सिस में बहुत ज्यादा हाइट इंक्रीज होगी। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पर मुझे मजा आ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एनीवेज फिर इनका कमाल का इंट्रो आता है जिसका नाम है अबिस, जिसको मैं 6 बार बोल चुका हूँ कि वो बहुत कमाल का है, पर मैं 7वीं बार भी बोलूंगा क्योंकि वो सच में बहुत कमाल का है। इंट्रो खत्म होने के बाद मार शुरू होती है वापस होशिना उस बड़े वाले काइजू के बीच में। और इस बार दिक्कत हो गई होती है, क्योंकि वो काइजू इतना ज्यादा बड़ा होता है तो होशिना के कोई भी अटैक उसकी स्किन को डीपली कट नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर एटलीस्ट इतना तो नहीं कट कर पा रहे होते हैं कि वो उसको एक प्रॉपर डैमेज दे सके। वहीं दूसरी तरफ उसकी सूट की भी लिमिट रीच होने वाली होती है। जो उसका रिलीज था, फुल रिलीज 92% पे, उसने एक्सीड कर दिया था उसके टाइम लिमिट के 10 मिनट वाले। और ये टाइम लिमिट एक्सीड होने के बाद वो केवल 1 मिनट और ही इस फॉर्म को मेंटेन रख सकता था। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, वो बड़ा वाला काइजू उसको कोने में धक्का दे देता है। सबको एक बार के लिए लगता है कि हमारा होशिना मर भी गया, पर ऑब्वियसली वो मर नहीं सकता। पर सिस्टम ओवरहीट होने के कारण उसका फुल रिलीज वापस नॉर्मल हो जाता है। अब बस वो अराउंड 60% रिलीज के आसपास काम कर रहा है। फिर हमको मारे दिखाई जाती हैं और उससे ज्यादा दिखाए जाते हैं फ्लैशबैक। वो फ्लैशबैक किसी और के नहीं बल्कि होशिना के होते हैं। होशिना जब छोटा होता है तो उसके पापा उससे बात कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम अगर आज से 200 साल पहले पैदा हुए होते तो तुम एक जीनियस होते, पर अब शॉर्ट्स का समय जा चुका है। वो उसको गिव अप करने के लिए कह रहे होते हैं। और भी बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे सब लोग बारी बारी होशिना को गिव अप करने के लिए कह रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि टाइम के साथ साथ काइजूस बड़े होते जा रहे हैं और वो जितने बड़े होते जाएंगे उनको शॉर्ट्स के थ्रू मारना उतना ज्यादा कठिन होता जाएगा। पर फिर वो लास्ट में मिलता है हमारी अपनी मीना से, और ऑब्वियसली मीना वही बोलती है जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मीना बोलती है कि मैं तुम्हारे जस्ट अपोजिट हूँ। जैसे तुम छोटे काइजू से लड़ने में बहुत माहिर हो, वैसे मैं बड़े काइजू से लड़ने में, जहाँ पे तुम्हारी गन रिलीज बहुत कम है, वहाँ मेरी गन रिलीज बहुत ज्यादा है। तो तुम मेरे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्री फाइटर होगे, तो मेरी मदद कर सकते हो, तो मेरे लिए पाथ क्लियर कर सकते हो। इसीलिए वो होशिना को अपनी टीम में ले लेती है और होशिना इसीलिए मीना के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मीना ने होशिना को यहाँ का वाइस कैप्टन, इस बेस का हेड बनाया था, तो वो लड़ने के लिए तैयार था ही। वो कंटिन्यूसली खूब सारे अटैक करके उस काइजू को डिस्ट्रैक्ट करता ही रहता है, पर फिर भी वो काइजू उसको पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि कुछ बहुत बड़ा हो सके, वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मीना आ जाती है। इसी बीच हमको काफका भी दिखाया जाता है जो कि दौड़ के बढ़ रहा होता है उस रेड वाले काइजू की तरफ। वो भी ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार ही था, पर मैंने जैसे बताया क्योंकि वहाँ पे मीना आ जाती है तो उसको ट्रांसफॉर्म होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फिर मीना शॉट्स पे शॉट्स बरसाने लगती है अपने फुल रिलीज यानी कि 96% पावर के साथ। होशिना उसका पैर काटने में जुटा होता है ताकि वो उसको झुका सके और झुका के बैक शॉट्स दिला सके। तब तक वहाँ पे शिनोमिया किकरू भी आ जाती है जो कि हेल्प करने लगती है। वो अकेले तो उसका एक्सोस्केलेटन नहीं तोड़ पा रही होती है, पर होशिना की मदद से वो भी उसको काम पर का कंसिडरेबल डैमेज कर देती है।
सारी की सारी बची हुई स्क्वाड वहाँ पे आ जाती है ताकि वो सारे फौजू योंजूस मीना को डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। वो सब लोग मिलके इस काइजू को हराने ही वाले होते हैं और ऐसा होता भी है। शॉट्स पे शॉट्स और खूब सारी प्लानिंग के बाद फाइनली एक ही शॉट में मीना उड़ा देती है उसका कोर। ये देखने के बाद सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, सबकी आंखें भर आती हैं, सब लोग जश्न आलम कर रहे होते हैं। हमको दिखाई जाती है शिनोमिया की क्रू होशिना और मीना तीनों एक दूसरे को सलामी ठोक रहे होते हैं और उसको दूर से काफका और रेनो देख रहे होते हैं। काफका बोल रहा होता है कि कैसे वो उनके साथ एक दिन खड़ा होना चाहता है, कैसे वो भी स्ट्रांग होना चाहता है। रेनो बोलता है कि तुम्हारे चारे की तो धज्जियां उड़ी हुई है, जिसमें वो कहता है कि ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, कितना इमोशनल मोमेंट है। एनीवेज पॉइंट ये था कि वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट हो जाता है सब लोगों के लिए। वो लोग इस खुशी के मोमेंट में भी योजूस को नहीं भूले होते हैं। जो योजूस बचे होते हैं बाकी लोग उनको मारने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि मीना का भी सूट ओवरहीट होने ही वाला होता है। तभी जो मीना के साथ वाला टाइगर होता है वो कुछ गरगर करने लगता है। सब लोग उसको नोटिस करते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके बगल तो एक बहुत बड़ा सा बॉम्ब था, अल्ट्रा मैसिव योजू बॉम्ब, जो कि बोलने में बहुत फनी है। एनीवेज तो सारे योजूस उस बॉम्ब में जाके फ्यूज हो जा रहे होते हैं। उस फ्यूजन की वजह से अगर एक्सप्लोजन होता तो वो एक एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बराबर होता। ये देखने के बाद होशिना के बगल पड़ा हुआ काइजू का हेड बोलता है कि लगता है कि ये बैटल तो ड्रॉ होने वाली है, और फिर वो हंसने लगता है। बट इससे पहले कि कुछ हो पाए वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि काफका आ जाता है। काफका इज बैक टू सेव द डे। वैसे पता नहीं किस लिए, पर मुझे इस सीन में एनिमेशन थोड़ा सा फीका लगा। मतलब इस आगे आने वाले सीन में नहीं, बस इस सीन में जहाँ पे काफका का वापस ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अभी तक काफका का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत ज्यादा स्मूथ, बहुत ज्यादा क्लीन लगा है, पर इसमें हल्का सा डर लगा। एनीवेज इतना ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो उससे ज्यादा कमाल का है। सब लोग देखते रह जाते हैं। काफका कन्वर्ट हो जाता है काइजू नंबर 8 में। काफका सॉरी बोल रहा होता है सब लोगों को, कम से कम अपने मन में। वो सॉरी बोल रहा होता है इचिकावा को और शिनोमिया को, क्योंकि उन दोनों ने प्रॉमिस नहीं तोड़ा। वो दोनों ने उसकी आइडेंटिटी बचा के रखी, पर फिर भी उसने सबका दिल तोड़ते हुए अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी। हमको होशिना भी दिखाई देता है। होशिना पहले ही पिकअप कर लेता है कि ये बंदा 1% पावर के साथ इतना फास्ट मूव कैसे कर रहा है। होशिना को पहले से तो पता था कि इस बंदे के साथ कुछ तो गलत है, पर फिर भी उसको ये तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काफका को बहुत ज्यादा पसंद करता था। इसलिए उसके दिमाग में आया ही नहीं कि काफका ही काइजू नंबर 8 हो सकता है। पर अब उसने खुद से अपनी आंखों से यह देख लिया होता है। फिर क्या, फिर वही होता है जो सब लोग गेस कर रहे हैं। काफका अपने पैर को जेट बना देता है और अपने हाथों के ऊपर भी ईंधन लगा देता है या फिर इंजन लगा देता है। वो तैयार हो जाता है एक फुल पावर पंच के लिए। अब मुझे यहाँ पे देखना था कि साइतामा मूवमेंट होगा कि वो एक बार में ही उसके आर पार चला जाएगा या फिर उसको हवा में धक्का दे देगा, और वो 10 सेकंड वाला ऑप्शन है, यानी कि वो उसको हवा में धक्का देने लगता है। हमको पता चलता है कि काइजू नंबर 8 का ऑफिशियल फॉर्टिट्यूड 9.8 है। जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल भी लीनियर नहीं होता है। अगर इसका 9.8 है तो इसका मतलब ये काइजू नंबर 10 से एटलीस्ट 1.5 या फिर 2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज फिर क्या, फिर सबको सॉरी बोलते हुए, मन से दुखी होते हुए, ये सोचते हुए कि कैसे वो भी इस यूनिट का पार्ट है, यूनिट नंबर 3 का पार्ट है, इसलिए सबको बचाना उसकी भी जिम्मेदारी बचती है। वो भी एक ऐसे बैटल के बाद जिसमें सबने अपनी जान दे दी है। वो एक मुक्का तानता है और साइतामा बनते हुए उसको हवा में फेंक देता है। हवा में जाने के बाद एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। सब लोग अपनी डिफेंस शील्ड ऑन करते हैं और सब लोग बच जाते हैं। नीचे काफका भी खड़ा होता है, पर इससे पहले ही कुछ और हो सके मीना की आवाज सुनाई देती है। मीना कहती है, काफका नहीं, काइजू नंबर 8, मैं तुमको अपने अरेस्ट में लेती हूँ। हमको एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जापानीज स्टाफ डिफेंस फोर्स का हेड, जैसे और किसी चीज का हेड, या फिर हमारी जापानीज साइंटिफिक डिवीजन का हेड, या फिर डिफेंस फोर्सेस का हेड। ये सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि काफका के साथ क्या करना चाहिए। सबके अपने अपने अलग ओपिनियंस होते हैं। जैसे उसको कोई मार देना चाहता था, कोई इसको एक लिविंग वेपन में कन्वर्ट कर देना चाहता था। एनीवेज सबके ओपिनियन जो भी थे वो तो इस बात पे ही आके शुरू होने वाले थे कि फर्स्टली जो 3rd डिवीजन था उसको काइजू नंबर 8 को मेन डिफेंस ऑफिस में भेजना था, और ये ऑर्डर कोई और नहीं बल्कि इसाओ शिनोमिया देता है। इसाओ शिनोमिया एक्चुअली में डैड है किकुरो शिनोमिया का, वही बंदी जो हमको काफी ज्यादा दिनों से दिख रही है। उसके बाद इंट्रो आता है, जिसका इंट्रो बहुत कमाल का है और पहली बार इंट्रो का सीक्वेंस भी चेंज हो गया है। इसके विजुअल्स बहुत नए नए और बहुत अच्छे हैं, तो इंट्रो को स्किप मत करिएगा, काफी कूल इंट्रो है। एनीवेज इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है काफका जो कि कुर्सी से बंधा होता है, और वहाँ पे एक टकलू बंदा भी आता है। वो टकलू बंदा उसको लेके जाने आया होता है वहां से मेन डिफेंस ऑफिस तक। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि क्रू बता रही होती है कैसे जो डाई काइजूज होते हैं या फिर जो नंबर्ड काइजूज होते हैं उनको मारने के बाद उनका वेपन बना दिया जाता है, और अगर काफका कभी पकड़ा गया तो उसके साथ भी वही होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे मीना आती है। मीना के साथ होते हैं हमारे वाइस कैप्टन आशिनो। वो सब लोग मिलके लेके जा रहे होते हैं काफका को मेन हेड ऑफिस की तरफ। वो काफका से कहते हैं कि तुम लोग एक को शब्द नहीं बोलोगे। गेट के बाहर निकलते ही पूरी 3rd डिवीजन उन लोग का वेट कर रही होती है। 3rd डिवीजन मीना को सलामी ठोकती है। वहीं दूसरी तरफ काफका सोच रहा होता है कि उसने सबको कितना डिसअपॉइंट किया है। उसने मीना को डिसअपॉइंट किया है, उसने रेनो को डिसअपॉइंट किया है, उसने शिनोमिया को डिसअपॉइंट किया है, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा रेनो को तो किया ही है। वो सोचता है कि रेनो कैसे कभी उससे बात करना नहीं चाहेगा, ये नहीं करना चाहेगा, पर उसके जाते जाते रेनो कह देता है कि हमें इंतजार रहेगा आपके आने का। फिर उसके बाद काफका को एक गाड़ी के अंदर बंद कर दिया जाता है, जिस गाड़ी में वो और मीना अकेले होते हैं। वो बैठने जा रहा होता है शांति से, उससे पहले ही मीना बोल देती है कि मुझको तुम पे पूरा भरोसा है, ला लोरी, हम लोग प्रूव कर देंगे तुम इंसान हो तो तुम्हें बचा लेंगे, और डिफेंस कोड के आर्टिकल 13 के अंडर है कि अगर हम तुम्हें ह्यूमन प्रूफ कर लें तो तुम्हें हम बचा लेंगे।
इससे पहले कि वो ये सब कंप्लीट कर पाए, काफका रोने लगता है और वो बोलता है, ये बताओ मीना, क्या मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारे साथ खड़े होने का? जिसपे वो कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हम लोगों को उन दोनों का पहला जेन्युइन इंटरेक्शन देखने को मिला है। इससे पहले हमको जो भी इंटरेक्शन देखने को मिला है वो बहुत ही रॉ, बहुत ही कैप्टन लेवल पे रहा है, बट फैमिलियर फीलिंग देने वाला ये पहला इंसिडेंट है। एनीवेज, फिर उसके बाद हमको वैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वाइस कैप्टन और बाकी सारे बंदे सलामी ठोक रहे होते हैं वैन को। तभी वो टकलू कहता है कि वो किस लिए सबको सलामी ठोक रहे हो? जिसपे वाइस कैप्टन कहता है, ऑब्वियसली अपने कैप्टन को सलामी ठोक रहे हैं। सच बताऊं, उस टकलू को देख के तो मन कर रहा है इसका टकला बजा दूं। एनीवेज, फिर काफी दिन बीत जाते हैं, पर उससे पहले हमको दिखाया जाता है काफका, जो कि एक अंडरग्राउंड प्रिजन में बहुत गहराइयों में बहुत सारे स्टील बार्स के नीचे कैद कर दिया जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है स्क्वाड नंबर 3 का हेडक्वार्टर्स, जो कि काइजू नंबर 10 के अटैक से बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयड हो गया होता है और उसको रेनोवेट करने की कोशिश बाकी सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमको मीना भी दिखाई जाती है, जो कि अपने काइजू स्पेशलिस्ट से एक रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए कहती है, ताकि वो काफका की हेल्प कर सके। और वो कहती है कि इसको डबल पे, यानी कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करना। फिर हमको एक दिखाया जाता है इंटरेक्शन दोनों शिनोमिया के बीच में, यानी कि बाप और बेटी के बीच में। बेटी यानी कि क्रू आती है ऑफिस में और वो पापा बोल के कुछ बोलने वाली होती है, तब तक उसको याद आता है कि वो किससे बात कर रही है। फिर उसके बाद वो कहती है, डायरेक्टर जनरल साहब प्लीज हमारे काफका को जाने दे। जिसपे वो कहता है कि ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं। फिर उसके बाद की क्रू कहती है कि उसने मेरी जान बचाई है। जिसपे वो कहता है कि तुम अपने फेलियर्स को मेरे पास क्यों गिराने आई हो? फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में कुछ और नहीं बल्कि काफका के लंग्स का एक्सरे होता है और वो एक्सरे क्लियरली शो कर रहा होता है कि एक्चुअली में काफका का दिल है ही नहीं, बल्कि काफका के पास तो एक कोर है, जो कि प्रूव करता है कि वो ह्यूमन नहीं बल्कि काइजू है। वैसे ही काइजू जैसे काइजू ने उसकी माँ को मारा था। ये बोलने के बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो तुम चली जाओगी। तो किकरू वहां से जाने भी लगती है, बट जाते जाते वो बेटी की तरह एक लास्ट रिक्वेस्ट करती है, डैडी प्लीज लेट काफका गो। फिर क्या, फिर एक बार और वापस सीन कट होता है और कुछ लोग वाइटल्स लेने आए होते हैं काफका के। फिर एक और बार सीन कट होता है, उनको टाचिकावा बेस यानी कि स्क्वाड नंबर 3 का बेस दिखाया जाता है। वहां पे भी रेनोवेशन चल रही होती है और जैसे मैंने बताया कि 75% डैमेज पूरा बेस हो चुका होता है, इसीलिए वहां पे बहुत सारे बंदों को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था, यानी कि कुल मिलाकर उनका ट्रांसफर हो रहा था। बेसिकली मीना का लॉजिक ये था कि ये जगह अब नए लोगों को ट्रेन करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि ये इतनी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। पर वहां पे खड़े बंदे ये बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर काफका से रिलेटेड कोई बात है। और वो चारों बंदे कोई और नहीं बल्कि इहारू, आओई, हारुइची और रेनो होते हैं। वो सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं और तब तक रेनो बोल देता है कोई बात नहीं, वो चला जाएगा। ये बात सुन के वो तीनों थोड़े से एनॉयड होते हैं, पर अब जाना ही है तो जाना ही है। फिर हमको एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुइची, जो कि बहुत अमीर बंदा है, वो अपना फोन लेके बैठा होता है। वो अपने डैड को कॉल करने वाला होता है। जैसे हमने काफी एपिसोड्स पहले देखा था कि ये बंदा बहुत ही अमीर है और अमीरी के साथ आते हैं कनेक्शन, और इसके पापा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी के मालिक भी हैं। तो फिर इसी पास तो बहुत ही सारी पावर है, तो अगर ये अपने पूरा जी जान लगा ले तो काफका के डिसीजन को थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस कर ही सकता है। अपने बाप को कॉल करने ही वाला होता है तब वो सुन देता है आओई को। आओई भी किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है, वो अपने ही एक सीनियर से बात कर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले वो जापान की डिफेंस फोर्स में था और वो उनसे बात कर रहा है और इस आप काफका को छुड़वाने में हेल्प कर दे। एनीवेज, फिर लास्ट टाइम के लिए सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, जो कि मिलने आए होते हैं खुद ही काफका से। फिर क्या, फिर एक कमाल धमाल की मार शुरू होने वाली होती है। एनीवेज, वो कहते हैं कि इस बंदे को रिलीज कर दो। वहाँ पे पर खड़े मॉनिटरिंग वाले लोग कहते हैं कि इसको हम रिलीज नहीं कर सकते, जिसपे डायरेक्टर जनरल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है अगर ये चाहता तो ये खुद से बाहर नहीं निकल सकता था? फिर क्या, उसके बाद उसको खोल दिया जाता है। खोलने के बाद शिनोमिया का बाप 2 सूटकेस भी खुलवाता है। उस 2 सूटकेस में से 2 गाउंटलेट निकलता है और उस गाउंटलेट को पहन लेता है। उस गाउंटलेट पे नंबर लिखा होता है 002। इसका मतलब एक्चुअली में वो वेपन्स होते हैं जिनके बारे में शिनोमिया ने बताया था, स्पेशली बनाए गए वेपन्स जो कि डायरेक्टली काइजूस से आते हैं, जैसा कि अब काफका के साथ भी होने वाला था। अगर वो इस मूवमेंट में मार दिया जाएगा तो उसको भी एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एनीवेज, काफका कह रहा होता है कि वो प्रूव करके दिखाएगा कि वो ह्यूमन है, बिना ट्रांसफॉर्म हुए। पर दूसरी तरफ से ऐसी कुटाई छटाई चालू करते हैं मिस्टर शिनोमिया कि वो उसकी औकात में आ जाता है। पहले वो अपना हार्ट ट्रांसफॉर्म करता है, फिर वो मुंह ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि डैमेज इतना भयानक हो रहा होता है कि वो कर ही क्या सकता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो उसके एक ब्लड का सैंपल भी लेता है, जिसका जरूर आगे चल के कोई ना कोई काम आएगा। एनीवेज, फिर मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, एक बहुत कमाल की छटाई कटाई वाली मार होती है। काफका को मुक्के पड़ते हैं, लात पड़ते हैं, हाथ पैर गायब होते हैं, पर वो रीजनरेट होता है। भैया बहुत ही अच्छी मार थी, अगर देखनी हो तो ये मार देख लेना ना भैया। फिर हमको उस वेपन के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। वो वेपन आया होता है काइजू नंबर 2 से। काइजू नंबर 2 ने 1972 में पूरे जापान को हिला के रख दिया था और उसको मारने में बहुत ज्यादा ताकत लगी थी पूरी जापानीज फोर्सेस की। ये एक बहुत ही रेजिलिएंट काइजू था
क्योंकि ऑनर भी था जो कि सबसे लड़ने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहता था, बिल्कुल हमारे मिस्टर शिनोमिया की तरह। और इसी कारण शायद वो वेपन इतना ज्यादा रेजोनेट कर पा रहा होता है मिस्टर शिनोमिया से। वहाँ ऊपर किकुरु भी ये सब कुछ देख रही होती है। लास्ट सीन आते आते मिस्टर शिनोमिया काफका की इतनी कुटाई कर देते हैं कि काफका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो देता है और वो पूरी तरह से काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमको एक बहुत ही डार्क स्पेस में काफका दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस काइजू से बात कर रहा होता है। वो काइजू कह रहा होता है इसको मार डालो। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि इस समय हो क्या रहा है। इस समय जो काफका के अंदर काइजू है उसको वो इंसान नहीं सेंस हो रहा है, वो मतलब कि शिनोमिया इंसान नहीं सेंस हो रहे हैं। उसको लग रहा है कि शिनोमिया भी एक काइजू है, तो अगर काइजू से लड़ाई हो रही है तो होल्ड बैक करने की जरूरत क्या है। इसीलिए उसने कंट्रोल ले लिया है क्योंकि वो अपने सामने आए हुए काइजू को मारना चाहता है। हमको दिखाया जाता है रेनो कर रहा होता है लेट पुल डाउन। भाई ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मेरे एस्टिमेट के हिसाब से वो ऑलमोस्ट 80 kg के लेट पुल डाउन कर रहा था। इसकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, मतलब ऑलमोस्ट 174 सेंटीमीटर, और इसका वेट 65 से ज्यादा नहीं होगा। तो 65 के वेट पे होके 80 kg का लेट पुल डाउन, क्रेजी स्ट्रॉन्ग। और उसके बगल में हमको इहारू दिखता है। इहारू साइकिलिंग कर रहा होता है। साइकिलिंग करते करते वो रेनो से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें चिंता नहीं है क्या उस बूढ़े आदमी की? बूढ़े आदमी यानी कि काफका की। अगर तुम्हें उसकी चिंता है तो फिर तुम स्क्वाड चेंज करने के लिए क्यों तैयार हो गए हो? जिसपे रेनो कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। जिसपे वंस अगेन इहारू कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग तो यहाँ रह के भी बन सकते हो। जिसपे रेनो बोलता है ये बात तो सही है, पर मैं जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली जितने आप नई जगह जाएंगे, जितने नए लोगों से मिलेंगे, आप उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एनीवेज ये बात सुनने के बाद इहारू भी बहुत ज्यादा फायर्ड अप हो जाता है और वो साइकिलिंग भी तेजी से करने लगता है। तभी वहाँ पे 3 और लोग आ जाते हैं और वो तीनों बंदे होते हैं रेओ, इतकारू और ताए। ये तीनों प्लेटून लीडर हैं इन्हीं स्क्वाड नंबर 3 के अंदर। एनीवेज फिर सीन कट होता है और हमको वहीं पे बेसमेंट वापस दिखाया जाता है। बेसमेंट क्या, हेड ऑफिस दिखाया जाता है हमको काइजू डिफेंस फोर्सेस का। वहाँ पे आई होती है मीना, जिसको इनवाइट किया गया होता है एक इंस्पेक्शन के लिए या फिर एक स्पीच डिलीवरी के लिए। ये तो बहुत क्लियरली नहीं बताया जाता है, पर जैसे वो बैठे चलती है उसको एक स्क्रीन से बंदा कह देता है कि तुम्हें बैठने के लिए अभी जगह नहीं दी गई है, तो चुपचाप कोने में जाके खड़े हो जाओ। क्यूटी क्यों? क्योंकि मुझे क्यूट लगती है। एनीवेज फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और उसी बेसमेंट में लेके आया जाता है जहाँ पे मार चल रही थी काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 का आर्मर पहने मिस्टर शिनोमिया के बीच में। और भाई क्या शानदार मार हो रही होती है। मिस्टर शिनोमिया सोचते हैं क्योंकि ये काइजू है तो फिर ये ओपनिंग्स छोड़ेगा काफी सारी, भले इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, पर सारे लॉजिक को डिफाई करते हुए वो अपनी ही बॉडी को हार्म करते हुए क्विकेस्ट अटैक कर रहा होता है। जिसपे काइजू नंबर 2 समझ जाता है, यानी कि मिस्टर शिनोमिया समझ जाते हैं कि अगर वो ह्यूमन लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे तो आज उनका आखिरी दिन होगा, उनकी कटाई छटाई हो जाएगी। तभी वो एक सिंगल अटैक करते हैं उसकी कोर की तरफ और वो दीवार से जाके टकराता है। फिर वो देखते हैं तो एक्चुअली उसका कोर वहाँ पे होता ही नहीं है। बेसिकली काइजू ने अपना कोर एक दूसरी जगह छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ पे रीजनरेट हो सके, और तब तक वो अपनी बॉडी को डिकॉय की तरह यूज कर रहा होता है। काइजू नंबर 2, काइजू नंबर 8 और मिस्टर शिनोमिया क्या शानदार लड़ाई कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है, जो कि एकदम से अनहर्ड ऑफ होती है। यकीन ही नहीं हो रहा होता है किसी को भी देख के। फिर हमको काइजू नंबर 2 का एक वेस्टेज भी दिखाया जाता है, जो कि काइजू नंबर 8 से डायरेक्टली आंखें मिला रहा होता है। फिर हमको टकलू वाला बंदा वापस दिखता है। वो टकलू वाला बंदा बोल रहा होता है कि ये शिनोमिया ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब उन्होंने पहला अटैक किया था तब काफका ह्यूमन फॉर्म में था, अगर वो चाह लेते तो उसको मार ही देते, पता नहीं क्यों उन्होंने उसको मारा नहीं। और ये बात वो किसी और से नहीं बल्कि शिनोमिया से बोल रहे होते हैं, किकुरु शिनोमिया से। ये बात सुन के वो सोचने लगती है कि क्या पता उसके डैडी उसकी हेल्प कर रहे हैं। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं हारुइची और आओई। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमको काफका को बचाना चाहिए, या फिर कैसे वो चाहते थे कि वो किसी को बचाए, बल्कि अंत में काफका ने उसको बचा लिया है। वो दोनों काफी सारी और भी बातें कर रहे होते हैं जो कि मोरल से लेके बहुत दूर दूर तक जा रही होती हैं। बेसिकली वो ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि आदमी क्या करता है केवल उसी से फर्क पड़ता है और किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेन बात यह है कि काफका ने सबको बचाया है और इसीलिए फर्क पड़ता है। हारुची अपना फोन लेके देख रहा होता है और उसमें कांटेक्ट दिखाया जा रहा है उसका डैड। फिर वापस सीन कट होता है और उन लोग की मार दिखाई देने लगती है और इस बार काइजू नंबर 8 इजीली ओवरपावर कर रहा होता है मिस्टर शिनोमिया को। वो काफी ज्यादा अच्छा भारी भरकम डैमेज देने में कामयाब भी हो जाता है, जिसको देख के बाकी सब लोग की फट रही होती है, क्योंकि क्या पता काइजू नंबर 8 यहीं पे खात्मा कर देता मिस्टर शिनोमिया का। वो कभी शील्ड बनाते, काइजू नंबर 2 का फुल पावर अटैक यूज करते, पर फिर भी काइजू नंबर 8 हार नहीं मान रहा होता है। जो अटैक वो करते वही अटैक थ्रो बैक में वो करता। उसका फोर्टिट्यूड लेवल कंटिन्यूअसली बड़ा होता जा रहा था और साथ ही साथ बढ़ती जा रही थी उसकी हाइट। और तभी वो पकड़ता है डायरेक्ट शिनोमिया को और उसके बाद उनको हाथ से दबाता है और दीवार में घुसा देता है। फिर उसके बाद आता है मार्वल का सीन, जहाँ पे हल्क ने लोकी की पैर पकड़ के उसका उठा के पटका होता है। वैसा ही यहाँ पे भी काइजू नंबर 8 करने लगता है मिस्टर शिनोमिया के साथ, और जैसा कि हल्क ने बोला था बड़ बोला कहीं का, वैसा ही काइजू नंबर 8 भी अपने मन में सोच रहा होगा मिस्टर शिनोमिया की छटाई करते टाइम। ये सब कोई और नहीं बल्कि किकुरु देख रही होती है एक खिड़की से। किकुरु वो टाइम याद करती है जब उसने
उसने काफका से बात की थी। उसने काफका से कहा था कि मुझे तुम पे भरोसा तो है, पर अगर तुम मैनकाइंड के लिए कोई भी प्रॉब्लम बनोगे तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी। एनीवेज फिर हमको वेस्टेज वर्ल्ड वापस दिखाया जाता है। जब भी मैं वेस्टेज वर्ल्ड कहूँ तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि काइजू नंबर 8 और काफका के अंदर की दुनिया, जो कि ऑब्वियसली फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसी में हमको दिखाया जाता है काइजू नंबर 8 का वो छोटा सा जो ईल वाला वर्जन होता है वो काफका के ऊपर अटैक करता है और उसको खच्चे से काट देता है। फिर हमको बहुत सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे काफका याद करता है कि कैसे वो हमेशा फाइनल मूवमेंट में हार जाता है, चाहे वो बात हो डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करने की या फिर कोई और ही। वो हमेशा से एक फेलियर रहा है और उसको अभी भी फेलियर जैसा लग रहा होता है, क्योंकि अगर वो किकरू के सामने उसके बाप को मार देता तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता था। पर तभी उसके वेस्टेज वर्ल्ड में आ जाती है मीना। मीना को देख के शायद वो वापस कंट्रोल पा जाता है या नहीं पाता है, एक्चुअली में वो पा जाता है। उसी कंट्रोल से वो अपने ही छाती के अंदर अपना हाथ हलाने के बाद वो बोलता है आई एम नॉट काइजू नंबर 8। मतलब वो कहना चाहता था कि मैं काइजू नंबर 8 नहीं बल्कि हिबिनो काफका हूँ। इस समय उसकी बॉडी कितनी ज्यादा बड़ी लग रही है नॉर्मल काइजू ट्रांसफॉर्मेशन से। एनीवेज फिर उसके बाद उसकी बॉडी कंप्लीटली शटर हो जाती है और काफका की बॉडी जमीन पे पड़ी होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम होता है नारुमी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी ब्लेड होती है जिसके ऊपर लिखा होता है 01 और हमको बताया जाता है कि वो एक्चुअली में जापान की 1st डिवीजन का कैप्टन है। यही नहीं, अगर उसकी ब्लेड पे 01 लिखा है इसका मतलब आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि उसका जो वेपन है वो काइजू नंबर 1 से बना है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि काइजू नंबर 2 के वेपन से बने हुए वेपन के ऊपर शिनोमिया के 02 लिखे हुए थे। एनीवेज फिर उसके बाद वो पूछता है डायरेक्टर जनरल से कि आप मुझे बुलाए क्यों नहीं, आप मरना चाहते थे क्या? जिसमें मिस्टर शिनोमिया बोलते हैं कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं था। फिर सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है मीना जो कि बात कर रही होती है सारे के सारे सीनियर ऑफिसर्स से। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे मीना पहले से जानती थी काफका के बारे में, पर वो लोग ये भी जान रहे होते हैं कि मीना एक सच्ची औरत है। मीना ने कुछ भी नहीं किया है उसको डिफेंस फोर्सेस में लाने के लिए, जबकि उसने तो उसको फेल भी कर दिया था। केवल रीजन जिसके कारण वो अभी भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर था तो वो था वाइस कैप्टन होशिना। एनीवेज वो सब उसकी राय जानना चाहते थे। ऑल दो उसकी राय से उनको कोई फर्क तो पड़ता नहीं था, पर केवल ये शो करने के लिए कि उन्होंने एटलीस्ट राय तो पूछी ही थी। फिर बारी बारी करके मीना वो गिनाने लगती है कि उसने क्या क्या किया है। वो गिनाती है कि कैसे उसने योजूस के प्राइवेट पार्ट्स खोजे जिससे कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, काइजू नंबर 10 को हटाया। यही नहीं, उसने एक रुकी ऑफिसर होके भी इतना ज्यादा डेलिबरेटली डिलीजेंटली काम किया। पर इसी बात को वो लोग पिक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उसने ये सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास काइजू नंबर 8 की पावर्स थी, जिसपे ऑब्वियसली मीना एग्री करती है। वो कहती है कि मैं भी पास तो नहीं कर रही थी इस बंदे को, ये केवल पास हुआ है एक बैकअप की तरह। पहले वो सूट की स्ट्रेंथ 0% ही रिलीज कर पाए, पर सब जानते हैं कि काफका का हार्ट बहुत बड़ा है और अगर कोई हार मानने से सबसे ज्यादा नफरत करता है तो फिर वो है हिबिनो काफका। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है मीना जहाँ पे वो किसी मीको नाम की बंदी को लेकर रो रही होती है और तभी काफका आता है पीछे से और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कुछ करता नहीं है, वो दोनों हाथ पकड़ के फिर और भी रोने लगते हैं। काफका अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था पर ऑब्वियसली वो सरक ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ मीना बिना रुके कंटिन्यूसली रोई जा रही होती है। फिर दोनों अच्छे से हाथ पकड़ते हैं और अच्छे से रोते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मीना को जाने को बोल दिया जाता है। वो कहते हैं सबके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कोई उसको मार के वेपन बनाना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता था, बट मिस्टर होशिना जो कि हेड थे उन्होंने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। फिर वापस सीन कट होता है काफका की तरफ। काफका सोच रहा होता है कि कैसे उसने नफरत की थी कि उस मोमेंट में वो कुछ नहीं कर पाया था। किस मोमेंट में? फ्लैशबैक वाले मोमेंट में जहाँ पे मीना हमको रोते हुए दिखाई गई थी। वो पूरी दुनिया को काइजू से साफ करना चाहता था क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता था, बट वो उस मोमेंट में कुछ नहीं कर पाया था। एनीवेज जैसे कि हमको पता है कि मिस्टर शिनोमिया का डिसीजन अभी भी हम लोगों को बताया नहीं गया है। तो काइजू नंबर 8 यानी कि काफका की आंखें खुलती हैं और उसके बगल में बैठे होते हैं डायरेक्टर शिनोमिया। उसकी पहले तो एक नजर में फटी जाती है। फिर उसके बाद मिस्टर शिनोमिया कहते हैं कि चिंता नहीं करने का, मैं तुमको यहाँ पे मारने नहीं आया हूँ। फिर वो पूछता है इसका क्या मतलब, क्या आप लोगों ने मुझे एक इंसान मान लिया है, एक डिफेंस फोर्स का मेंबर मान लिया है? जिस पे वो कहते हैं ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि अगर तुम इंसान होते, क्योंकि अगर तुम्हारे छाती में एक दिल होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। वो बेसिकली बताता है कि हुआ क्या है, जो कि बहुत लंबा सा उन्होंने बताया, पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली मिस्टर शिनोमिया ने ये किया है कि वो वेपन की तरह यूज करने वाले हैं काइजू नंबर 8 को। 10 साल पहले काइजू नंबर 6 को लेके एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 200 मेंबर्स डिफेंस स्क्वाड के और 3 कैप्टन मारे गए थे, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा होता है तो फिर उनको काफका की काइजू नंबर 8 की जरूरत पड़ेगी उनके साइड पे। इसीलिए उन्होंने काइजू नंबर 8 को एक वेपन की तरह रखने के लिए मंजूरी दे दी है। जिसपे काफका कहता है कि इसका मतलब आप मुझे सिर्फ वेपन समझते हैं, एक डिफेंस फोर्स का ऑफिसर नहीं समझते हैं। जिसपे वो कोई रिप्लाई तो नहीं देता है, पर काफका कहता है कि मैं एक दिन डिफेंस फोर्स का मेंबर बन के दिखाऊंगा। एनीवेज फिर उसके बाद ये वाली न्यूज सबके पास पहुंच जाती है, मीना के पास, किकरू के पास, सबके पास। मीना अपने फोन को छाती से लगा लेती है। वही किकरू सोचने लगती है कि कैसे उसको आगे चल के स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
होगा, ताकि अगर कभी जरूरत सच में पड़ जाए तो फिर वो काफका को संभाल सके, काफका को मार सके। बेसिकली ये वाली न्यूज हारुइची और उसके दोस्त के पास भी पहुंचती है। फिर उसके बाद ये वाली न्यूज सबके पास पहुंचती है। वो जो नीचे बैठ के जिम में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत रिलीव्ड होते हैं। इचिकावा को देख के तो लगता है कि वो ऑलमोस्ट होने ही वाला है, पर फिर भी इससे पहले कि वो हैप्पी हो, इहारू चिल्लाने लगता है। बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सब लोग यही सोच रहे होते हैं, या फिर एटलीस्ट इचिकावा तो यही सोच रहा होता है कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला है ताकि वो आगे बचा सके काफका को जब भी जरूरत पड़े, न कि हर बार काफका को बचाना पड़े उसको। फिर हमको होशिना दिखाया जाता है जो कि अपने लैब टेक्नीशियन से बात कर रहा होता है। वो भी बहुत खुश होता है, पर वो कहता है कि हार्ड पार्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि अगर जनरल पब्लिक को पता चलेगा कि हमारे रैंक के बीच में एक काइजू है तो उनकी जी फट जाएगी, तो उनकी तशरीफ ही फट जाएगी। और उनकी तशरीफ बचाने के लिए काफका को अपनी वर्थ प्रूफ करनी होगी। उसको अपने आप को इतना ज्यादा यूजफुल बनाना होगा कि कोई उसके यूज को डिनाई ही ना कर पाए। फिर हमको एक बार वापस मिस्टर शिनोमिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं काफका से, पर वो सो गया होता है। तो उस पे वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर ऑब्वियसली काफका बीइंग काफका वो नहीं उठ रहा होता है। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है उसी क्लीनिंग सर्विसेज का, जहाँ पे पहले काफका और इचिकावा काम किया करते थे। वो चेस खेल रहे होते हैं किसी से, पर वो हार रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। फिर हमको पता चलता है कि वो जिससे हार रहे हैं उसका नाम है नंबर 9, और नो सरप्राइज देयर, वो नंबर 9 कोई और नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 होता है। उसने फिगर आउट कर लिया होता है कि इंसानों की इंटेलेक्ट बेसिकली है कितनी, तो वो अब उसको यूज करने वाला था उन्हीं के खिलाफ। माने तो वो उनके बेसिस को समझ रहा था, उनके इंटेलेक्ट को समझ रहा था, उनके थिंक टैंक को समझ रहा था, ताकि वो जब भी अटैक करे तो फिर वो उनकी तरीके से सोच सके। ये सब सोचते सोचते वो बोलता है कि अब हम कैसे उन काइजूस की ताकत को वापस पाएंगे जो कि इंसानों ने कब्जा के रखा है, जो कि मेरे हिसाब से ये काइजूड वेपन है। क्योंकि जैसे हमने देखा, हमको काइजू नंबर 1 के वेपन से भी इंट्रोड्यूस कराया गया, क्लियरली नहीं तो बट सटली वो हमको दिखाया गया कैप्टन ऑफ डिवीजन 1 के हाथ में। इसके अलावा काइजू नंबर 2 का वेपन तो हमारे डायरेक्टर शिनोमिया के पास है ही। तो ऐसे ही नंबर्ड वेपन्स को वापस लाने की भी कोशिश मेरे ख्याल से लोग करने वाले हैं, और ये सब बातें वो किसी और काइजू से कर रहा होता है जो कि शैडोज में छुपा होता है। वो भी बाहर निकल के आता है और उसका हमको कोई इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया गया है, पर इसी के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।